रंजीत की चाल, जासूस जब किसी के दिल में शक का बीज बो जाता है तो वो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो इंसान की नींद, खुशी और चैन सब कुछ छीन लेती हैं। रंजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। विक्रम सिंघानिया के बारे में उसके मन में जो संदेह पैदा हुआ था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मीरा की बातें, उसके चेहरे के भाव और सबसे बड़ी बात, विक्रम का अचानक से बदला हुआ व्यवहार, ये सब कुछ रंजीत को परेशान कर रहा था। रंजीत एक सफल बिजनेसमैन का, लेकिन उससे पहले वो एक पिता था। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी की हर मुस्कान, हर परेशानी को समझता था। मीरा की खुशी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्जुन की मौत के बाद से उसने अपनी बेटी को टूटते देखा था। वो महीनों तक बिस्तर से नहीं उठी थी, खाना नहीं खाया था, किसी से बात नहीं की थी। उन दिनों रंजीत को लगता था कि कहीं उसकी बेटी भी अर्जुन के साथ ही न चली जाए। और अब जब वो थोड़ा संभल रही थी, थोड़ा हंसना सीख रही थी, तो विक्रम जैसा आदमी उसकी जिंदगी में आ गया था। रंजीत को लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन ऑफिस से घर आते समय रंजीत का दिमाग लगातार एक ही बात पर घूम रहा था। विक्रम सिंघानिया कौन है? वो कहां से आया है? उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है? इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? और सबसे अजीब बात, मीरा के साथ उसका व्यवहार। कभी वो बहुत केयरिंग लगता था, कभी बिल्कुल कोल्ड और प्रोफेशनल। ये सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। घर पहुंचकर उसने मीरा को देखा। वो अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। वो कभी अपने फोन को देखती, कभी विंडो के बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी कंफ्यूजन में फंसी हो। मीरा, सब ठीक है ना? रंजीत ने पूछा। हाँ पापा, सब ठीक है, मीरा ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो आमतौर पर होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी अनसर्टेनिटी थी। रंजीत समझ गया कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उसने मीरा से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो फोर्स करेगा तो मीरा और भी अपने अंदर घुस जाएगी। लेकिन उसके मन में एक प्लान बनने लगा था। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे अहम डिसीजंस में से एक थी। रंजीत ने अपने पुराने दोस्त राजेश को फोन किया। राजेश एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम करता था। दोनों कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। राजेश ने अपनी पुलिस सर्विस के दौरान कई बड़े केसेस सॉल्व किए थे। फ्रॉड केसेस से लेकर मिसिंग पर्सन केसेस तक उसका एक्सपीरियंस बहुत वाइड था। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोली थी। रंजीत को राजेश की ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा था। राजेश, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है, रंजीत ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। हाँ यार, कब आना है? आज ही आजा, मैं ऑफिस में हूं, राजेश ने तुरंत जवाब दिया। वो रंजीत की आवाज से समझ गया था कि बात सीरियस है। शाम को रंजीत राजेश के ऑफिस पहुंचा। राजेश का ऑफिस छोटा था लेकिन बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। दीवारों पर सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे, पुलिस सर्विस के अवार्ड्स थे और एक कोने में लेटेस्ट कंप्यूटर रखा था जिस पर तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड थे। एक बुक शेल्फ में लॉ बुक्स और इन्वेस्टिगेशन मैनुअल्स रखी थीं। पूरा सेटअप देखकर लगता था कि यहां सीरियस काम होता है। बता यार, क्या बात है? तेरी आवाज में टेंशन लग रही थी, राजेश ने चाय का कप देते हुए पूछा। वो रंजीत को बचपन से जानता था और उसके मूड को आसानी से पढ़ सकता था। रंजीत ने पूरी कहानी बताई, मीरा की जॉब, विक्रम सिंघानिया और अपने मन के सारे डाउट्स। उसने बताया कि कैसे अर्जुन की मौत के बाद मीरा टूट गई थी, कैसे धीरे धीरे वो नॉर्मल हो रही थी और अब अचानक से ये विक्रम उसकी लाइफ में आ गया था। राजेश ध्यान से सुनता रहा और बीच बीच में नोट्स भी बनाता रहा। उसका एक्सपीरियंस बताता था कि जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे के बारे में इतनी वरी करता है तो यूजुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो तू चाहता है कि मैं इस विक्रम सिंघानिया के बारे में पता लगाऊं? राजेश ने पूछा। हाँ राजेश, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मीरा की सेफ्टी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यह आदमी कोई फ्रॉड है या कुछ और गलत काम में इन्वॉल्व है तो मुझे पहले से पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से कोई ट्रॉमा फेस करे। रंजीत ने अपनी बात रखी। उसकी आवाज में एक पिता की चिंता साफ सुनाई दे रही थी। राजेश ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और फिर रंजीत की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। देख यार, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एक सीरियस मैटर है। अगर मैं किसी के बैकग्राउंड की जांच करूंगा तो वो लीगल होना चाहिए। तेरे पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। कोर्ट में अगर कभी ये केस गया तो हमें जस्टिफाई करना होगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्यों की। राजेश, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। ये कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि विक्रम सिंघानिया कौन है, कहां से आया है और उसका पास्ट क्या है। अगर वो एक जेन्युइन पर्सन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कुछ गलत है तो मुझे पहले से पता होना चाहिए, रंजीत ने समझाया। राजेश ने कुछ देर सोचा।
उसने अपने पुलिस सर्विस में कई ऐसे केसेस देखे थे जहां पेरेंट्स की गट फीलिंग सही निकली थी। ठीक है यार, लेकिन एक बात याद रख, अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा निकला जो तुझे पसंद ना आए तो तू हैंडल कर पाएगा ना? कभी कभी सच जानना आसान नहीं होता। हाँ राजेश, मैं तैयार हूं। जो भी सच है मुझे जानना है। मैं अपनी बेटी को अंधेरे में नहीं रख सकता, रंजीत ने दृढ़ता से कहा। राजेश ने अपना लैपटॉप खोला और कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करना शुरू किया। उसके पास कई डेटाबेसेस का एक्सेस था जो नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते। विक्रम सिंघानिया, ये तो बहुत कॉमन नेम है यार। मुंबई में ही कम से कम 50 लोग होंगे इस नाम से। तुझे कुछ और डिटेल्स पता है, जैसे कि एग्जैक्ट एज, होम टाउन, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली डिटेल्स? रंजीत ने जो भी जानकारी थी वो सब राजेश को बताई। विक्रम की कंपनी का नाम सिंघानिया एंटरप्राइजेस, ऑफिस का एड्रेस जो मीरा ने बताया था, और मीरा से मिली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसने ये भी बताया कि विक्रम अपेरेंटली बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और रिसेंटली ही मुंबई आया है। ठीक है, मैं कल से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूंगा। पहले मैं उसकी कंपनी के बारे में पता लगाऊंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फिर उसके पर्सनल बैकग्राउंड की जांच करूंगा। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट हिस्ट्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो भी लीगली एक्सेसिबल है सब चेक करूंगा। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी पता चल जाएगा। राजेश ने अपना डिटेल्ड प्लान बताया। रंजीत को थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब कुछ तो एक्शन हो रहा था, वो सिर्फ बैठकर वरी नहीं कर रहा था। राजेश, एक बात और है, मीरा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे लगा कि मैं उसके बॉस की स्पाइंग करवा रहा हूं तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। वो ऑलरेडी इतना ट्रॉमा फेस कर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि उसे लगे कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूं। डोंट वरी यार, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मैं सिर्फ तुझे रिपोर्ट करूंगा, और हां, मैं बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेट करूंगा ताकि टारगेट को पता न चले कि कोई उसकी बैकग्राउंड चेक कर रहा है। राजेश ने आश्वासन दिया। अगले दिन से राजेश ने अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। उसने पहले विक्रम की कंपनी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी इकट्ठी की। कंपनी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, एमसीए फाइलिंग्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ चेक किया। सिंघानिया एंटरप्राइजेज एक लेजिटिमेट बिजनेस लग रही थी। कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर था, टैक्स रिकॉर्ड्स भी क्लीन थे, आरओसी फाइलिंग्स भी टाइम पर थीं। लेकिन राजेश को एक बहुत अजीब बात लगी। ये कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी थी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए यह बहुत कम टाइम था। राजेश ने और गहराई से जांच की। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके विक्रम के पर्सनल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने पाया कि विक्रम सिंघानिया का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड 2 साल से पहले का नहीं मिल रहा था। ना कोई प्रीवियस जॉब रिकॉर्ड, ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई प्रीवियस एड्रेस। ये बात बहुत सस्पिशियस थी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हर पर्सन का कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट होता है, स्कूल रिकॉर्ड्स, कॉलेज सर्टिफिकेट्स, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस। लेकिन विक्रम के केस में सब कुछ ब्लैंक था। ये तो बड़ी अजीब बात है, राजेश ने अपने असिस्टेंट से कहा। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? आजकल तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक सब कुछ डिजिटाइज्ड है। फिर ये आदमी कैसे इतना क्लीन स्लेट रख सकता है? राजेश ने अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके और भी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। उसने पाया कि विक्रम का पासपोर्ट भी रिलेटिवली न्यू था, सिर्फ 3 साल पुराना। बैंक अकाउंट्स भी 2 साल पुराने थे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ एक ही टाइम पीरियड में बना था। क्रेडिट हिस्ट्री भी सिर्फ 2 साल की थी। ऐसा लगता था जैसे विक्रम सिंघानिया नाम का व्यक्ति 2 साल पहले अचानक से एग्जिस्ट करने लगा हो। 3 दिन की इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद राजेश ने रंजीत को बुलाया। रंजीत बेचैनी से राजेश के ऑफिस पहुंचा। उसके चेहरे पर टेंशन के निशान साफ दिख रहे थे। क्या पता चला राजेश? रंजीत ने तुरंत पूछा। वो पिछले 3 दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। राजेश ने अपनी डिटेल्ड फाइंडिंग्स रंजीत के सामने रखी। उसने एक फाइल निकाली जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज थी। देख यार, जो भी मिला है वो बहुत स्ट्रेंज है। विक्रम सिंघानिया का कोई भी रिकॉर्ड 2 साल से पहले का नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये आदमी 2 साल पहले अचानक से एग्जिस्ट करने लगा हो। मैंने सारी पॉसिबल डेटाबेसेस चेक की, एजुकेशन रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशंस, कहीं कुछ नहीं मिला। रंजीत का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी सारी शंकाएं सच होती जा रही थी। मतलब ये कि या तो इसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज की है, जो कि लीगली पॉसिबल है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम या कुछ और सीरियस रीजंस के लिए, या फिर ये कोई फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी का भी कुछ ना कुछ पास्ट रिकॉर्ड होता है, स्कूल रिकॉर्ड्स, कॉलेज सर्टिफिकेट्स, प्रीवियस जॉब्स, फैमिली डिटेल्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन इसके केस में लिटरली कुछ भी नहीं है।
राजेश ने विस्तार से समझाया। रंजीत को लगा जैसे उसकी सारी शंकाएं सच हो रही हैं। और क्या पता चला? एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसकी कंपनी में जो भी मेजर ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सब कैश में हैं या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स बैंकिंग रूट से हैं। नॉर्मल बैंक ट्रांसफर्स मिनिमम है। ये भी बहुत सस्पिशियस है क्योंकि आजकल कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस इतना कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता। टैक्स अथॉरिटीज भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। रंजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। राजेश, तुम्हारे हिसाब से ये आदमी कौन हो सकता है? क्या ये कोई क्रिमिनल है? देख यार, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता। लेकिन हां, ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई भी नॉर्मल पर्सन का इतना क्लीन स्लेट नहीं होता। या तो ये आदमी बहुत पावरफुल है और अपने रिकॉर्ड्स हाइड करने में एक्सपर्ट है, या फिर ये कोई अज्यूम्ड आइडेंटिटी यूज कर रहा है। राजेश ने केयरफुली अपनी बात रखी। रंजीत ने कुछ देर सोचा। उसका माइंड रेस कर रहा था। राजेश, तुम और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। मुझे पूरा सच जानना है। अगर यह आदमी डेंजरस है तो मुझे मीरा को बचाना होगा। हाँ यार, लेकिन अब मुझे कुछ डिफरेंट अप्रोच करना होगा। डेस्क रिसर्च से जो मिलना था वो मिल गया। अब मुझे कुछ फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। उसकी डेली रूटीन ट्रैक करनी होगी, उसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता लगाना होगा, उसकी मीटिंग्स ऑब्जर्व करनी होगी, फिजिकल सर्वेलेंस करना होगा। राजेश ने अपना नेक्स्ट फेज का प्लान बताया। जो भी करना हो करो, लेकिन बहुत केयरफुल रहना। अगर यह आदमी वाकई में कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है तो डेंजरस भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई रिस्क हो। रंजीत ने चेतावनी दी। वो अपने दोस्त की सेफ्टी के बारे में भी चिंतित था। राजेश ने अगले दिन से सिस्टमैटिक सर्वेलेंस शुरू की। उसने विक्रम की डेली रूटीन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू किया। सुबह ऑफिस जाना, कितने बजे आना, लंच कहां करना, शाम को कहां जाना, वीकेंड पर क्या करना, सब कुछ डिटेल में नोट करना शुरू किया। उसने एक प्रॉपर सर्वेलेंस प्लान बनाया था जिसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पर डिफरेंट टीम मेंबर्स विक्रम को फॉलो करते थे। एक हफ्ते की इंटेंसिव सर्वेलेंस के बाद राजेश को कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। विक्रम के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो बहुत सस्पिशियस लग रहे थे। कुछ लोग जो रात के समय उससे अजीब जगहों पर मिलते थे, पार्किंग लॉट्स में, क्लोज्ड रेस्टोरेंट्स में, हाईवे के किनारे। कुछ फोन कॉल्स जो वो हमेशा अकेले में करता था, और जब भी कोई आसपास आता था तो वो तुरंत कॉल कट कर देता था। राजेश ने अपने इन्फॉर्मेंट्स और सोर्सेज के थ्रू पता लगाया कि विक्रम के कुछ बिजनेस डीलिंग्स बहुत क्वेश्चनेबल थीं। कुछ ट्रांजैक्शंस जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना हो रहे थे, कुछ मीटिंग्स जो बहुत सीक्रेटिव थीं और जिनमें कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जिनका बैकग्राउंड भी क्लीन नहीं था। रंजीत, अब मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये आदमी डेफिनेटली कुछ लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मैंने उसकी कुछ मीटिंग्स ऑब्जर्व की हैं और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है जो नोन क्रिमिनल्स हैं। राजेश ने एक दिन अर्जेंटली रंजीत को बुलाकर कहा, नहीं राजेश, अभी नहीं, पहले मुझे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। अगर हमने अधूरी जानकारी के साथ पुलिस को इन्वॉल्व किया और बाद में पता चला कि हम गलत थे तो मीरा की जॉब भी जा सकती है, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, और अगर विक्रम वाकई में पावरफुल है तो वो हमारे अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। रंजीत ने अपनी डिलेमा एक्सप्लेन की। राजेश समझ गया कि रंजीत की पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है। एक तरफ अपनी बेटी की सेफ्टी, दूसरी तरफ उसके करियर और रेपुटेशन। ठीक है यार, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर ये आदमी वाकई में डेंजरस है तो हमें भी सीरियस रिस्क है। अगर उसे पता चल गया कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। रंजीत ने हामी भरी। वो जानता था कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत रिस्की है, लेकिन मीरा की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। राजेश, तुम अपनी टीम को भी केयरफुल रहने को कहना, और अगर कभी लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। अगले कुछ दिनों में राजेश ने और भी गहरी और सिस्टमैटिक जांच की। उसने विक्रम के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने की कोशिश की। उसने पाया कि विक्रम के कुछ बिजनेस पार्टनर्स का भी क्लीन रिकॉर्ड नहीं था। कुछ लोग जिनके साथ वो रेगुलर डील करता था, उनके अगेंस्ट भी कई केसेस पेंडिंग थे। फ्रॉड केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, टैक्स इवेजन केसेस। राजेश ने यह भी डिस्कवर किया कि विक्रम के ऑफिस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी जो नॉर्मल बिजनेस के लिए जरूरी नहीं थी। लेट नाइट मीटिंग्स, वीकेंड पर भी ऑफिस में एक्टिविटी, कुछ ऐसे विजिटर्स जो बहुत सस्पिशियस लगते थे। राजेश, अब मुझे पक्का लगता है कि यह आदमी कुछ सीरियस इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या कोई और फाइनेंशियल क्राइम। हमें अब कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए। मैंने इनफ एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, राजेश ने कहा। रंजीत का दिल बैठ गया। उसकी सारी वर्स्ट फियर्स सच हो रही थीं, लेकिन अब सवाल ये था कि वो मीरा को कैसे बताए, कैसे उसे समझाए कि उसका बॉस एक क्रिमिनल हो सकता है, कैसे उसे ये बताए कि उसकी जॉब, जिसने उसे अर्जुन की मौत के बाद जिंदा रहने की वजह दी थी, वो भी फेक हो सकती है। राजेश, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं है, मीरा की पूरी लाइफ इससे अफेक्ट होगी, रंजीत ने कहा। उस रात रंजीत को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था कि क्या करें। एक तरफ उसके पास सॉलिड एविडेंस था
कि विक्रम कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ मीरा की जॉब, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी खुशी का सवाल था। अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो मीरा को सब कुछ पता चल जाएगा, अगर नहीं करता तो मीरा डेंजर में रह सकती है। रंजीत ने पूरी रात सीलिंग को देखते हुए बिताई। उसे अर्जुन की मौत के बाद के दिन याद आ रहे थे जब मीरा बिल्कुल टूट गई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी फिर से उस ट्रॉमा से गुजरे। अगली सुबह रंजीत ने एक फैसला लिया। वो पहले मीरा से बात करेगा, उसे सब कुछ बताएगा और फिर टुगेदर वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आखिर मीरा भी एक अडल्ट है और उसका राइट है कि वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस ले सके। लेकिन जब वो मीरा के कमरे में गया तो उसने देखा कि मीरा भी कुछ बहुत परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन के निशान थे, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। वो अपने फोन को बार बार चेक कर रही थी और कुछ डीप थॉट में लगी थी। मीरा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? रंजीत ने कंसर्न टोन में पूछा। मीरा ने अपने पापा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा मिक्सचर था, कंफ्यूजन, सस्पिशन और शायद थोड़ा डर भी। पापा, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, विक्रम सर के बारे में। रंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मीरा को भी कुछ पता चल गया था? क्या उसे भी लगता था कि विक्रम में कुछ गड़बड़ है, या फिर कहीं विक्रम ने मीरा के साथ कुछ गलत किया था? हाँ बेटा, बताओ क्या बात है, रंजीत ने कहा, अपनी आवाज को स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। और इस तरह रंजीत की इन्वेस्टिगेशन एक नए और क्रूशियल मोड़ पर पहुंच गई। अब सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि मीरा भी विक्रम के बारे में कुछ सस्पिशियस फील कर रही थी। आने वाले कुछ मिनट बहुत डिसाइसिव होने वाले थे। क्या मीरा को भी विक्रम के रियल फेस के बारे में कुछ पता चल गया था? क्या फादर और डॉटर की इन्वेस्टिगेशन एक साथ मिल जाने वाली थी? ये सब जानने के लिए रंजीत को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रात के 12 बज रहे थे। खुराना मैंशन की स्टडी रूम में अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी में रणजीत खुराना अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मेज पर विक्रम सिंघानिया की तस्वीरें बिखरी हुई थीं। हर तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी महज क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि एक गहरी परेशानी थी जो दिन भर से उसके दिल में बैठी हुई थी। टिक टिक टिक, दीवार की घड़ी की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। हर टिक के साथ रणजीत की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। रणजीत ने अपने विस्की के ग्लास को उठाया। बर्फ के टुकड़े खनक रहे थे। ये आवाज उसे हमेशा काम करती थी, लेकिन आज कुछ और ही बात थी। एक घूंट लेकर उसने ग्लास वापस रख दिया और फिर से विक्रम की तस्वीर को घूरने लगा। आखिर ये विक्रम है कौन? उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और परेशानी दोनों थीं। दूर से कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे पूरा माहौल उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा हो। ये कुत्ते की आवाज भी कुछ अलग लग रही थी आज, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो, जैसे कोई खतरे का सिग्नल दे रहा हो। रणजीत उठा और विंडो के पास गया। बाहर अंधेरी रात में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी दिख रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। विक्रम सिंघानिया, ये नाम उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कहाँ सुना था ये याद नहीं आ रहा था। ये फीलिंग उसे परेशान कर रही थी। रणजीत खुराना को अपनी मेमोरी पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज कुछ धुंधला सा लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन में सोचा। इतनी जल्दी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और फिर मुझ पर अटैक करना बिना किसी वजह के, ऐसा कुछ नहीं होता। रंजीत की आंखों के सामने पिछले महीने का वो दिन आ गया जब विक्रम ने पहली बार उसके बिजनेस में इंटरफेरेंस की थी। तब उसे लगा था कि ये सिर्फ कंपटीशन है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये कुछ और था। ये पर्सनल था, बहुत पर्सनल था। उसने अपनी मेमोरी में जाने की कोशिश की। 5 साल पहले क्या हुआ था? कौन से एनिमीज थे? कौन से डील्स थे? कौन से लोग थे जिन्हें उसने रास्ते से हटाया था? लिस्ट लंबी थी, लेकिन एक नाम था जो बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, अर्जुन। तभी दरवाजे पर 3 बार नॉक हुई। ठक ठक ठक। रंजीत मुड़ा और अपनी जगह वापस आकर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर वो मास्क लगाया जो वो हमेशा आउटसाइडर्स के सामने लगाता था, काम, कंपोज्ड, इन कंट्रोल। आ जाओ, उसने आवाज लगाई। दरवाजा खुला और अंदर एक आदमी आया। उसके हेवी बूट्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। ये था शकाल, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो शहर के अंडरवर्ल्ड में अपनी खुफिया जानकारी के लिए मशहूर था। उसका चेहरा खुरदुरा था, आंखों में लालच की चमक थी। शकाल का रेपुटेशन शहर में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी एफिशिएंसी के बारे में कोई शक नहीं था। शकाल की उम्र करीब 45 साल की थी। उसके चेहरे पर कई निशान थे, कुछ फाइट्स के, कुछ एक्सीडेंट्स के। उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन बहुत तेज। वो हमेशा डार्क कलर्स के कपड़े पहनता था और उसकी जैकेट में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा रहता था। बॉस, आपने बुलाया था,
शकाल ने अपनी रफ आवाज में कहा। रंजीत ने उसकी तरफ देखा। शकाल का क्रिमिनल बैकग्राउंड उसके चेहरे से ही पता चल रहा था, लेकिन रंजीत को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी जो कानून की परवाह किए बिना काम कर सके, जो उन जगहों पर जा सके जहां नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स नहीं जा सकते, जो उन लोगों से बात कर सके जो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करते। हाँ शकाल, बैठो, रंजीत ने कहा। काम तो अब शुरू हुआ है। शकाल ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी नजर मेज पर बिखरी विक्रम की तस्वीरों पर पड़ी। वे तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली गई थीं, कुछ ऑफिस में, कुछ पार्टीज में, कुछ मीटिंग्स में। रंजीत ने पिछले महीने से सिस्टमैटिकली विक्रम की हर मूवमेंट ट्रैक की थी। ये कौन है बॉस? शकाल ने पूछा। विक्रम सिंघानिया, रंजीत ने जवाब दिया, और मुझे इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। शकाल ने एक तस्वीर उठाई और ध्यान से देखी। विक्रम का चेहरा शार्प था, आंखें इंटेलिजेंट थीं, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन शकाल को लगा कि कुछ और भी था, कुछ जो छुपा हुआ था। सिंघानिया जैसे लोगों की फाइल निकालना आसान नहीं होता। सिक्योरिटी टाइट होती है, इनके पास पैसा होता है, कनेक्शंस होते हैं, रिकॉर्ड्स क्लीन रखते हैं। मुझे पता है, रंजीत ने कहा। उसकी आवाज में इम्पेशंस थी। लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं पैसे की कमी नहीं होने देता। रंजीत ने अपनी ड्रॉर खोली और एक मोटा बंडल निकाला। यह बंडल केयरफुली तैयार किया गया था, फ्रेश नोट्स, प्रॉपर काउंटिंग, रबर बैंड से बांधा हुआ। उसने वो बंडल मेज पर रख दिया, ठप की आवाज के साथ। कैश की आवाज शकाल के कानों में संगीत की तरह लगी। उसकी आंखें बंडल पर टिक गईं। ये एडवांस है, रंजीत ने कहा। बाकी काम पूरा होने पर मिलेगा, और अगर काम अच्छा हुआ तो बोनस भी है। शकाल की आंखें चमक गईं। उसने बंडल को अपनी तरफ खींचा और क्विकली काउंट किया। अमाउंट उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। बताइए बॉस, क्या जानना है? शकाल ने पूछा। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट था। रंजीत आगे झुका। उसकी आवाज में एक खतरनाक इंटेंसिटी आ गई। शकाल, मुझे लगता है ये विक्रम सिंघानिया फर्जी है। या तो ये किसी का मुखौटा है, या फिर इसका कोई गहरा राज है जो ये दुनिया से छुपा रहा है। क्या मतलब बॉस? रंजीत उठा और फिर से विंडो के पास गया। बाहर हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, रात और भी गहरी होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में शैडोज डांस कर रही थीं। इसने मुझ पर हमला किया, मेरे घर पर हमला किया, बिना किसी पुरानी दुश्मनी के। ऐसा सिर्फ तब होता है जब दुश्मनी बहुत पुरानी हो। रंजीत का दिमाग उस दिन पर गया जब विक्रम ने पहली बार उसके सामने चैलेंज किया था। उस समय विक्रम की आंखों में जो फायर था वो सिर्फ बिजनेस राइवलरी की नहीं थी, वो पर्सनल हेट्रेड थी, बहुत डीप, बहुत ओल्ड हेट्रेड। शकाल ने ध्यान से सुना। रंजीत की बात में लॉजिक था। उसने अपने करियर में ऐसे कई केसेस देखे थे जहां रिवेंज का मामला होता था। 5 साल पहले क्या हुआ था बॉस? शकाल ने पूछा। रंजीत का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस आ गई। एक कीड़ा था, अर्जुन। 5 साल पहले मैंने उसे मसल दिया था। अर्जुन? शकाल ने रिपीट किया। हाँ, रंजीत ने कहा। एक छोटा सा बिजनेसमैन था, मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस कर रहा था, मेरे क्लाइंट्स को भड़का रहा था, मेरे अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा था। रंजीत को वो रात याद आई जब उसने अर्जुन को आखिरी बार देखा था। अर्जुन डरा हुआ था, घबराया हुआ था। उसने मर्सी की भीख मांगी थी, लेकिन रंजीत ने कोई मर्सी नहीं दिखाई थी। उसका क्या हुआ था? शकाल ने पूछा। रंजीत ने एक मोमेंट रुककर सोचा। एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, बहुत ट्रैजिक था, लेकिन शकाल समझ गया था कि कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। रंजीत की आंखों में जो एक्सप्रेशन था वो सब कुछ कह रहा था। लेकिन मुर्दे वापस नहीं आते, या आते हैं? रंजीत ने कहा। एक अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक की आवाज और भी तेज लग रही थी। बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज भी रुक गई थी, जैसे पूरी दुनिया इस कन्वर्सेशन को सुन रही हो। मुझे विक्रम सिंघानिया के बारे में सब कुछ जानना है, रंजीत ने कहा। उसकी आवाज में अब एक डेंजरस एज था। उसका असली नाम, उसका पिता कौन है, 5 साल पहले वो कहां था, उसके पैसे कहां से आए, उसके बिजनेस पार्टनर्स कौन है, सब कुछ। शकाल ने नोट्स बनाना शुरू किया। उसका एक्सपीरियंस उसे बता रहा था कि ये कोई सिंपल केस नहीं है। और कुछ बॉस? हाँ, रंजीत ने कहा। अगर उसके पास्ट में कोई दाग होगा तो मैं ढूंढ निकालूंगा। अगर उसने कभी कोई गलत काम किया है, अगर उसके पास कोई वीकनेस है, अगर उसकी कोई फैमिली है जिसका इस्तेमाल किया जा सके, सब कुछ। रणजीत वापस अपनी कुर्सी पर आया और बैठ गया। उसने अपना विस्की का गिलास उठाया और एक लंबा घूंट लिया। अल्कोहल का टेस्ट आज कुछ अलग लग रहा था, बिटर, जैसे उसके थॉट्स की तरह। कितना टाइम लगेगा? उसने पूछा। 24 घंटे दे दीजिए बॉस, शकाल ने कहा। मेरे सोर्सेज अच्छे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बैंक्स में, पुलिस में, हर जगह लोग हैं। शकाल का नेटवर्क वाकई इंप्रेसिव था। पिछले 20 सालों में उसने केयरफुली रिलेशनशिप्स बिल्ड की थी। हर डिपार्टमेंट में कोई न कोई था जो उसकी हेल्प कर सकता था।
कुछ पैसे के लिए, कुछ फेवर के लिए, कुछ ब्लैकमेल के लिए। बस रणजीत ने कहा, मुझे खबर मत सुना, खबर ला कर दे। शकाल उठा और कैश बंडल को अपनी जैकेट में छुपाया। बंडल का वेट उसे अच्छा लग रहा था। ये एक प्रॉफिटेबल जॉब होने वाला था। जी बॉस। जब शकाल जाने लगा तो रणजीत ने उसे रोका, और सुनो शकाल, ये काम बिल्कुल सीक्रेट रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर विक्रम को शक हो गया कि कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो सब कुछ छुपा देगा। समझ गया बॉस, शकाल ने कहा। मैं घोस्ट की तरह काम करूंगा, कोई ट्रेस नहीं छोड़ूंगा। शकाल चला गया। उसके हेवी बूट्स की आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे फेड हो गई। दरवाजा बंद होने के बाद रणजीत अकेला रह गया। वो फिर से विक्रम की तस्वीरों को देखने लगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हर पॉसिबिलिटी को वो एनालाइज कर रहा था। अगर विक्रम वाकई अर्जुन है तो ये कैसे पॉसिबल है? अर्जुन मरा था, उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन क्या हो अगर वो बच गया हो? क्या हो अगर उसने अपनी डेथ फेक की हो? क्या हो अगर वो 5 साल से रिवेंज प्लान कर रहा हो? या फिर विक्रम अर्जुन का कोई रिलेटिव है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका फ्रेंड, कोई जो अर्जुन की डेथ का बदला लेना चाहता है? विक्रम सिंघानिया, उसने धीरे से कहा, अगर तू सच में कोई खिलाड़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तू कोई बहरूपिया निकला तो इस बार मैं तुझे खाई से नहीं सीधा नर्क में फेंकूंगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट हुई। मीरा, उसने कहा। हाँ पापा, दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई। उसकी आवाज में स्लीप का इफेक्ट था। कल ऑफिस जाना है तुम्हें? रणजीत ने पूछा। हाँ पापा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? रणजीत ने एक मोमेंट रुककर सोचा। उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। मीरा उसकी सबसे वैल्यूएबल एसेट थी। वो विक्रम के ऑफिस में काम करती थी, उसकी ट्रस्ट में थी। वो जानकारी कलेक्ट कर सकती थी जो बाहर से इम्पॉसिबल थी। कुछ नहीं बेटा, उसने कहा, बस यूं ही पूछा था। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। कॉल कट करने के बाद रणजीत मुस्कुराया, लेकिन ये कोई खुशी की मुस्कान नहीं थी। ये एक कैलकुलेटिंग स्माइल था, एक प्रेडेटर की स्माइल था जो अपने प्रे को कॉर्नर करने की प्लानिंग कर रहा था। और मीरा, मेरी प्यारी बेटी, वो अब मेरे लिए जासूस का काम करेगी, उसने अपने आप से कहा। रंजीत को लगता था कि उसका प्लान परफेक्ट है। शकाल बाहर से इन्वेस्टिगेशन करेगा और मीरा अंदर से जानकारी इकट्ठा करेगी। विक्रम सिंघानिया को पता भी नहीं चलेगा कि उसके चारों तरफ जाल बिछ रहा है। 2 डायरेक्शन से अटैक होगा, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों। लेकिन रंजीत को यह नहीं पता था कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुलने पर सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी तबाह कर देते हैं। शकाल जो भी जानकारी लेकर आएगा वो रंजीत की दुनिया को हिला देगी। ट्रूथ कभी कभी उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है जो हम सोचते हैं। रंजीत ने अपनी विस्की फिनिश की और ग्लास को मेज पर रख दिया। बर्फ के टुकड़े अब पूरी तरह पिघल गए थे। वो उठा और अपनी सेफ के पास गया। उसने कॉम्बिनेशन लॉक ओपन किया और अंदर से कुछ ओल्ड फाइल्स निकाली। ये फाइल्स 5 साल पुरानी थी। अर्जुन से रिलेटेड सब कुछ था इनमें। फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, इवन पर्सनल इंफॉर्मेशन। रंजीत ने हर डिटेल को केयरफुली प्रिजर्व किया था। वो जानता था कि पास्ट कभी भी वापस आ सकता है। उसने अर्जुन की फोटो निकाली और विक्रम की फोटो के साथ कंपेयर की। कुछ सिमिलैरिटीज थी, हाइट, बिल्ड, जनरल फीचर्स, लेकिन फेस स्ट्रक्चर अलग था, आईज अलग थे। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के जमाने में कुछ भी पॉसिबल था। रंजीत ने फाइल्स को वापस सेफ में रख दिया। उसका दिमाग अब क्लियरली प्लान कर रहा था। कल मीरा ऑफिस जाएगी, उसे कुछ स्पेसिफिक टास्क देने होंगे, कुछ ऐसे काम जो नेचुरल लगे लेकिन एक्चुअली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हों। रात और गहरी होती जा रही थी। रंजीत ने अपनी लैंप बुझाई और अंधेरे में बैठ गया। बाहर से अब भी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई खतरे की वार्निंग दे रहा हो। लेकिन रंजीत को लगता था कि खतरा विक्रम के लिए है, उसके लिए नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और डीप ब्रीथिंग की। मेडिटेशन उसे हमेशा हेल्प करती थी क्लियर थिंकिंग में, लेकिन आज भी उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। विक्रम का फेस बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन मीरा ऑफिस जाएगी। उसके पास एक सिंपल सा प्लान होगा, विक्रम के लिए खीर बनाकर ले जाना। ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज था ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का, विक्रम के कैबिन के पास रहने का, उसकी कॉन्वर्सेशन सुनने का। लेकिन कभी कभी सबसे छोटी गलती भी सबसे बड़े राज को उजागर कर देती है, और रंजीत को नहीं पता था कि मीरा का यह सिंपल सा प्लान कितने बड़े रेवलेशंस का कारण बनेगा। रंजीत को लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसने अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया था। शकार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, मीरा इंटरनल स्पाई का काम करेगी। सब कुछ प्लान था, कैलकुलेटेड था।
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शकाल जो राज ढूंढ कर लाएगा वो रंजीत की नींदें हमेशा के लिए उड़ा देगा। ट्रूथ कभी कभी उससे भी ज्यादा शॉकिंग होती है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। रंजीत ने अपनी आंखें खोली और क्लॉक देखी। रात के 1 बज रहे थे। वो उठा और विंडो के पास गया। बाहर की हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां अभी भी हिल रही थीं। कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आ रही थी। उसने अपना फोन चेक किया। कोई मिस्ड कॉल्स नहीं थे, कोई मैसेजेस नहीं थे। शकाल अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया होगा, लेकिन कल से इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में होगी। एपिसोड 4 का सीन 2 यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अगले सीन में देखिए कि मीरा का खीर टेस्ट क्या नतीजा लाता है और क्या विक्रम सिंघानिया का राज सच में उतना सिंपल है जितना लगता है। रंजीत खुराना को लगता था कि वो शिकारी है, लेकिन शायद वो खुद भी किसी और के जाल में फंस चुका था। टाइम व्हील घूमता रहता है और कभी कभी जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद ही गिर जाते हैं। इस डार्क और सस्पेंसफुल नाइट में रंजीत ने जो बीज बोया था उसके फल का स्वाद उसे जल्द ही चखना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का पहिया में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर साजिश का एक अंजाम। रंजीत ने एक बार फिर विक्रम की तस्वीरों को देखा। हर फोटो में विक्रम कॉन्फिडेंट दिख रहा था, सक्सेसफुल दिख रहा था, लेकिन रंजीत को लगता था कि यह सब एक एक्ट है, एक केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना है जो रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए बनाया गया है। वो अपनी चेयर में वापस बैठ गया और अपना दूसरा विस्की पोर किया। आइस क्यूब्स की आवाज फिर से गूंजी। ये आवाज उसे कंफर्ट देती थी, फेमिलियरिटी देती थी, एक रूटीन था जो उसे काम रखता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज हर आवाज ओमिनस लग रही थी। क्लॉक की टिकिंग, आइस की क्लिंकिंग, डिस्टेंट डॉग की बार्किंग, सब कुछ एक सिम्फनी बना रहा था जो उसकी एंजाइटी को बढ़ा रहा था। रंजीत ने अपना लैपटॉप खोला और विक्रम के बिजनेस के बारे में रिसर्च करने लगा। ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रेसिव थी, कंपनी वेबसाइट प्रोफेशनल थी, मीडिया कवरेज पॉजिटिव था, सोशल मीडिया एक्टिविटी नॉर्मल थी। लेकिन रंजीत को पता था कि इंटरनेट पर कुछ भी फेक हो सकता है। उसने विक्रम के बिजनेस एसोसिएट्स की लिस्ट बनाई। कुछ नाम फेमिलियर थे, कुछ नए थे। हर नेम को वो अपनी मेमोरी में क्रॉस रेफरेंस कर रहा था। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं कोई पैटर्न तो नहीं। घड़ी के 2 बज गए थे। रंजीत को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग बहुत एक्टिव था। प्लान्स बन रहे थे, स्ट्रैटेजीज डेवलप हो रही थीं। वो हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अगर विक्रम वाकई अर्जुन है तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? अगर वो कोई और है लेकिन अर्जुन से कनेक्टेड है तो उसका एजेंडा क्या है? अगर ये सब कोइंसिडेंस है तो फिर विक्रम क्यों उसे टारगेट कर रहा है? रंजीत ने अपने सिक्योरिटी टीम को भी अलर्ट करने का सोचा, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि अभी वेट करना बेहतर है। जब तक शकाल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो उठा और अपनी बुक शेल्फ के पास गया। यहां उसकी फेवरेट बुक्स थीं, स्ट्रैटेजी, वॉरफेयर, साइकोलॉजी, बिजनेस। उसने सुन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर निकाली और रैंडम पेज खोला। नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। ये लाइन उसकी आंखों के सामने आई। बिल्कुल सही था। उसे विक्रम के बारे में जानना होगा, लेकिन साथ ही अपनी वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करनी होंगी। रणजीत ने बुक वापस रख दी और अपनी चेयर में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और डीप ब्रीदिंग की। मेडिटेशन का प्रैक्टिस उसे ईयर्स से था। ये उसे फोकस करने में हेल्प करता था, लेकिन आज भी शांति नहीं मिल रही थी। विक्रम का फेस बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। उसकी स्माइल, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी आईज में जो चैलेंज था, सब कुछ हॉन्टिंग था। रणजीत को एहसास हुआ कि ये बैटल सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये पर्सनल है, बहुत पर्सनल है। और पर्सनल बैटल्स में इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। इमोशंस जजमेंट को क्लाउड करती हैं। उसने अपनी आंखें खोली और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसका चेहरा टायर्ड लग रहा था, आईज में डार्कनेस थी। ये इन्वेस्टिगेशन उसे मेंटली ड्रेन कर रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। रणजीत खुराना कभी हार नहीं मानता। चाहे एनिमी कोई भी हो, चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो, वो लड़ता रहता है। वो फिर से अपने फोन पर गया और मीरा का नंबर देखा। उसे अपनी बेटी को इस सब में इन्वॉल्व करने में थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन ये नेसेसरी था। फैमिली बिजनेस में सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। रणजीत ने अपना तीसरा विस्की पोर किया। अल्कोहल उसे नॉर्मली रिलैक्स करता था, लेकिन आज कुछ अलग इफेक्ट हो रहा था। वो और भी अलर्ट फील कर रहा था और भी पैरानॉइड। बाहर से फिर कुत्ते की आवाज आई।
ये आवाज अब उसे फैमिलियर लग रही थी, जैसे कोई रेगुलर वार्निंग हो, जैसे नेचर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। रणजीत ने विंडो खोली और बाहर देखा। स्ट्रीट एम्प्टी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे वॉच कर रहा है। पैरानोइया या रियलिटी, वो श्योर नहीं था। उसने विंडो बंद की और कर्टन्स ड्रॉ कर दिए। सिक्योरिटी का मैटर था। अगर वाकई कोई एनिमी है तो प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। रंजीत वापस अपनी डेस्क पर आया और एक नोटबुक निकाली। उसने विक्रम के बारे में जो भी जानता था सब कुछ लिखना शुरू किया। टाइमलाइन बनाई, कनेक्शंस मैप किए, क्वेश्चंस लिस्ट किए। ये एक्सरसाइज उसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही थी। रैंडम थॉट्स को स्ट्रक्चर मिल रहा था, पैटर्न इमर्ज हो रहे थे। घड़ी के 3 बज गए थे। रणजीत को रियलाइज हुआ कि वो पूरी रात जाग रहा है, लेकिन नींद आने का कोई चांस नहीं था। दिमाग बहुत एक्टिव था। उसने कॉफी बनाने का सोचा, लेकिन फिर डिसाइड किया कि विस्की बेटर है। कॉफी उसे और भी जिटरी बना देगी। रणजीत ने अपना लैपटॉप फिर से खोला और सोशल मीडिया पर विक्रम को स्टॉक करने लगा। हर पोस्ट, हर फोटो, हर कमेंट को केयरफुली एनालाइज कर रहा था। कोई क्लू तो नहीं, कोई स्लिप तो नहीं। विक्रम का सोशल मीडिया प्रेजेंस वेरी क्यूरेटेड था। प्रोफेशनल फोटोज, बिजनेस अपडेट्स, मोटिवेशनल कोट्स। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई फैमिली फोटोज नहीं थी, कोई कैजुअल मोमेंट्स नहीं थे। यह भी सस्पिशियस था। नॉर्मल लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, लेकिन विक्रम का प्रोफाइल बिल्कुल बिजनेस फोकस्ड था, जैसे डेलिबरेटली पर्सनल को हाइड किया जा रहा हो। रणजीत ने नोट्स बनाए। यह भी एक पॉइंट था शकाल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। विक्रम की पर्सनल लाइफ कहां है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, उसकी हॉबीज क्या हैं, उसकी डेली रूटीन क्या है। वो अपनी चेयर में लीन बैक हुआ और सीलिंग को देखने लगा। उसके दिमाग में सिनेरियोज चल रही थीं। हर पॉसिबिलिटी को वो विजुअलाइज कर रहा था। अगर कल शकाल कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लेकर आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर मीरा को ऑफिस में कुछ सस्पिशियस लगता है तो वो कैसे हैंडल करेगा? रणजीत को पता था कि ये गेम डेंजरस है, लेकिन वो खेलने के लिए रेडी था। उसने पहले भी ऐसी बैटल्स लड़ी थीं और जीती थीं, लेकिन ये बैटल डिफरेंट फील हो रही थी। मोर पर्सनल, मोर इंटेंस, जैसे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का मैटर हो। रणजीत ने अपना फोन चेक किया। स्टिल कोई मैसेजेस नहीं थे। वर्ल्ड बाहर सो रही थी, लेकिन वो जाग रहा था, प्लानिंग कर रहा था, स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहा था। वो जानता था कि कल से रियल गेम शुरू होगा। शकाल इन्वेस्टिगेशन करेगा, मीरा स्पाई का काम करेगी और वो सब कुछ कोऑर्डिनेट करेगा। रणजीत खुराना रेडी था। उसका एनिमी चाहे कोई भी हो, वो उसे डिफीट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये सर्वाइवल। वक्त का पहिया के एपिसोड 4 के सीन 3 में हमने देखा था कि कैसे मीरा ने खीर के जरिए विक्रम को टेस्ट किया था। उस सीन में विक्रम का रिएक्शन बेहद इंटेंस था। खीर की खुशबू ने उसके अंदर छुपे हुए अर्जुन को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम ने अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए एक वायलेंट आउटबर्स्ट किया था। उसने न सिर्फ खीर का टिफिन फर्श पर फेंक दिया था, बल्कि मीरा को बहुत हार्श वर्ड्स भी कहे थे। उस मोमेंट में जो गुस्सा दिखा था वो एक्चुअली उसके अंदर छुपे हुए दर्द का मास्क था। आज हम बात करेंगे सीन 4 की, द ऑर्फनेज प्रोजेक्ट, जो इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। इस सीन में हमें विक्रम का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है, एक ऐसा रूप जो मीरा को और भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि यहां विक्रम कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। जो आदमी कल तक मीरा पर चिल्ला रहा था, आज वो ह्यूमैनिटी का एक ऐसा साइड दिखाने वाला है जो प्योर अर्जुन जैसा लगेगा। सीन 4 की शुरुआत होती है सिंघानिया इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में। खीर वाले इंसिडेंट के 2 दिन बाद का समय है। मीरा अभी भी उस दिन की घटना के बारे में सोच रही है। उसके माइंड में विक्रम की वो आवाज गूंज रही है जब उसने कहा था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा वो गरीब अर्जुन हूं जो तुम्हारे हाथ की खीर पर फिसल जाऊंगा? लेकिन मीरा को यकीन हो गया है कि विक्रम के अंदर कहीं न कहीं अर्जुन छुपा हुआ है। उसकी आंखों में जो पेन दिखा था जब खीर गिरी थी, वो गुस्सा नहीं था, वो तड़प थी। वो भी जानती है कि अब उसे और भी केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना हो। कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। विक्रम अपनी यूजुअल कमांडिंग प्रेजेंस के साथ बैठा है। उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ में बैठे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वर्मा और मिसेस कपूर। मीरा भी मीटिंग में प्रेजेंट है, नोट्स ले रही है। आज का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है। विक्रम का बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है।
जैसे कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हो। विक्रम अपनी डीप और अथॉरिटेटिव वॉइस में कह रहा है, जेंटलमैन, आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज में एक अजीब सा इमोशन है जो नॉर्मली बिजनेस मीटिंग्स में नहीं होता है। सभी एग्जीक्यूटिव्स क्यूरियस हैं। विक्रम रेयरली कोई प्रोजेक्ट को पर्सनली इंपॉर्टेंट बताता है, वो हमेशा बिजनेस के नजरिए से ही सोचता है। मिस्टर गुप्ता और मिस्टर वर्मा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वंडरिंग की क्या बात है। मिसेस कपूर भी अटेंटिव हो जाती है। विक्रम कंटिन्यू करता है, हम एक ऑर्फनेज को फंड करने जा रहे हैं, पूरी तरह से। उनकी सारी जरूरतें, खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ हमारी कंपनी हैंडल करेगी। उसके वर्ड्स में एक पैशन है जो अनयूजुअल है, जैसे कि ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं है बल्कि कुछ और पर्सनल है। ये अनाउंसमेंट सुनकर रूम में एक स्ट्रेंज साइलेंस छा जाती है। मीरा का पेन उसके हाथ से गिर जाता है। वो शॉक्ड है। विक्रम सिंघानिया, जो हमेशा प्रॉफिट और बिजनेस के बारे में सोचता है, जो एम्प्लॉइज को नंबर्स की तरह ट्रीट करता है, वो चैरिटी के बारे में बात कर रहा है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा अचानक से फायर की तरह जलने लगे। मिस्टर गुप्ता, जो कंपनी में सबसे सीनियर हैं, हिम्मत करके पूछते हैं, सर, ये डिसीजन अचानक से क्यों? हमने पहले कभी इस तरह के चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारी कंपनी पॉलिसी भी तो यही रही है कि हम प्योर बिजनेस पर फोकस करते हैं। विक्रम का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हो जाता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहता है, जैसे कि वो अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज कर रहा हो। उसकी फिंगर्स टेबल पर ड्रम कर रही हैं, जो उसकी नर्वसनेस को शो करता है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं होता, वो फाइनली कहता है। समटाइम्स हमें सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनके पास कोई नहीं है। उसकी वॉइस में एक वल्नरेबिलिटी है जो नॉर्मली नहीं होती, जैसे कि वो अपने हार्ट से बात कर रहा हो, ना कि अपने बिजनेस माइंड से। मीरा को लग रहा है जैसे वो किसी और को सुन रही है। ये विक्रम की वॉइस है, लेकिन ये वर्ड्स अर्जुन के लगते हैं। अर्जुन हमेशा कहता था कि सक्सेसफुल होने के बाद वो ऑर्फन चिल्ड्रन की हेल्प करेगा। वो कहता था कि जिन्होंने स्ट्रगल किया है उन्हें दूसरों की स्ट्रगल समझनी चाहिए। मिसेस कपूर भी क्यूरियस हो जाती है, सर, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा और आरओआई क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी तो जस्टिफाई करना होगा। विक्रम उसकी तरफ देखता है। उसकी आईज में एक फ्लैश ऑफ इरिटेशन आती है। मिसेस कपूर, कुछ चीजें आरओआई के बारे में नहीं होती, कुछ चीजें ह्यूमैनिटी के बारे में होती हैं। यह स्टेटमेंट रूम में बैठे सभी लोगों को शॉक कर देता है। विक्रम सिंघानिया ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है? विक्रम डॉक्यूमेंट्स में से एक फाइल निकालता है। यह है सनशाइन चिल्ड्रंस होम। यह ऑर्फनेज सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। वहां करंटली 65 बच्चे रहते हैं। उसके हैंड्स में फाइल को होल्ड करने का तरीका भी केयरफुल है, जैसे कि यह कोई प्रेशियस डॉक्यूमेंट हो। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सनशाइन चिल्ड्रंस होम, यही तो वो ऑर्फनेज है जहां अर्जुन बड़ा हुआ था। वो अक्सर उस जगह के बारे में बात करता था, कैसे वहां के केयर टेकर्स ने उसे प्यार दिया था, कैसे उसने वहां अपने चाइल्डहुड के सबसे प्रेशियस मोमेंट्स बिताए थे। वो कहता था कि वहां एक मैंगो ट्री था जिसके नीचे बैठकर वो ड्रीम्स देखता था। सर, मीरा की वॉइस शेकी है, आपको इस पर्टिकुलर ऑर्फनेज के बारे में कैसे पता चला? सिटी में तो और भी कई ऑर्फनेजेस हैं। विक्रम उसकी तरफ देखता है। उसकी आईज में एक मोमेंट के लिए कुछ वल्नरेबल सा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन तुरंत ही वो अपना यूजुअल स्टर्न लुक वापस ले आता है। रिसर्च, वो कर्टली देता है, मैंने सिटी के सभी ऑर्फनेजेस की डिटेल स्टडी की है, ये सबसे डिजर्विंग लगा। लेकिन मीरा को पता है कि ये सिर्फ रिसर्च नहीं है। अर्जुन ने उसे बताया था कि सनशाइन चिल्ड्रंस होम में एक पर्टिकुलर रूम था, रूम नंबर 12, जहां वो रहता था। उसने ये भी बताया था कि वहां एक पुराना मैंगो ट्री था जिसके नीचे वो अकेले बैठकर अपने फ्यूचर के सपने देखता था। वो कहता था कि एक दिन वो सक्सेसफुल होकर वापस आएगा और सभी बच्चों की हेल्प करेगा। मीटिंग कंटिन्यू होती है। विक्रम डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहता है। वो बताता है कि वो पर्सनली जाकर ऑर्फनेज को विजिट करेगा, वहां के स्टाफ से मिलेगा, बच्चों की जरूरतों को समझेगा। उसकी प्लानिंग बहुत डिटेल्ड है, जैसे कि वो इस बारे में बहुत सोच चुका हो। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले। उन्हें लगना चाहिए कि वो भी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कि उनका भी कोई फ्यूचर है, कि कोई उनकी केयर करता है। उसकी वॉइस में एक पैशन है जो जेन्युइन लगता है। ये वर्ड सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात है जो अर्जुन कहा करता था। वो हमेशा कहता था कि ऑर्फन चिल्ड्रन को सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं
बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। वो कहता था कि उन्हें फील करना चाहिए कि वो लव्ड है। मिस्टर वर्मा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, सर बजट क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? जितना भी लगे। विक्रम विदाउट हेजिटेशन कहता है, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो बच्चे बेस्ट फैसिलिटीज पाएं, बेस्ट फूड, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट मेडिकल केयर। उसका डिटर्मिनेशन क्लियर है। मीटिंग के बाद जब सभी एग्जीक्यूटिव्स चले जाते हैं, मीरा विक्रम के पास जाती है। वो नर्वस है, लेकिन उसे कुछ पूछना है। कॉन्फ्रेंस रूम में अब सिर्फ वो दोनों हैं। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? विक्रम अपने पेपर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ, बोलो। आपको ऑर्फनेजेस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आई मीन, आपने पहले कभी इस तरह की चैरिटी के बारे में नहीं सोचा था? आप तो हमेशा कहते थे कि बिजनेस इज बिजनेस। विक्रम का हाथ एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। वो स्लोली अपना हेड उठाकर मीरा की तरफ देखता है। उसकी आईज में कुछ पेन सा दिखता है, लेकिन वो तुरंत ही अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लेता है। मीरा, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद आदमी की प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं। वो कहता है, मैंने रियलाइज किया है कि सिर्फ मनी बनाना इनफ नहीं है, कुछ मीनिंगफुल भी करना चाहिए। उसकी वॉइस में एक सिंसियरिटी है जो अनयूजुअल है। लेकिन स्पेसिफिकली ऑर्फनेज क्यों? आप हॉस्पिटल्स को फंड कर सकते थे, स्कूल्स को सपोर्ट कर सकते थे, या फिर कोई और सोशल कॉज चूज कर सकते थे। विक्रम अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अपनी चेयर से उठकर विंडो की तरफ जाता है। बाहर सिटी की बिजी लाइफ चल रही है, लेकिन उसका माइंड कहीं और है। वो विंडो से बाहर देखता है, लेकिन उसकी आईज में एक डिस्टेंट लुक है। कभी कभी वो स्लोली कहता है, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो हमारी तरह हैं, जिन्होंने वो स्ट्रगल्स फेस किए हैं जो हमने किए हैं। उसकी वॉइस में एक वल्नरेबिलिटी है जो रेयर है। मीरा का हार्ट स्किप करता है। आपका मतलब है कि आप भी? मैंने कुछ नहीं कहा, विक्रम तुरंत इंटरप्ट करता है। बस ये कि मैं समझ सकता हूं कि बिना फैमिली के बड़े होना कैसा होता है। उसने अपना बैक मीरा की तरफ कर लिया है, जैसे कि वो उसकी आई से बचना चाहता हो। ये कन्फेशन मीरा के लिए एक ह्यूज रेवोल्यूशन है। विक्रम सिंघानिया का बैकग्राउंड तो कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके पेरेंट्स रिच बिजनेस फैमिली से थे। पब्लिक रिकॉर्ड्स में तो यही इंफॉर्मेशन है, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? सर, आपके पेरेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में है। मीरा, विक्रम की वॉइस शार्प हो जाती है। वो तुरंत घूमकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आईज में वार्निंग है। मैंने तुमसे कहा था कि पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछो, जो मैंने बताया है उतना काफी है। लेकिन मीरा को लग रहा है कि वो ट्रूथ के बहुत करीब पहुंच गई है। विक्रम का ऑर्फनेज के लिए ये सडन इंटरेस्ट, उसका इमोशनल कनेक्शन, और अब ये इनडायरेक्ट एडमिशन कि वो भी बिना फैमिली के बड़ा हुआ है, सब कुछ अर्जुन की स्टोरी से मैच कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगले दिन विक्रम अनाउंस करता है कि वो सनशाइन चिल्ड्रंस होम जाने वाला है। वो चाहता है कि मीरा भी साथ चले, क्योंकि उसे डिटेल्ड नोट्स लेने होंगे। मीरा के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है विक्रम को ऑब्जर्व करने का। जब वो ऑर्फनेज पहुंचते हैं तो मीरा विक्रम के बिहेवियर को केयरफुली ऑब्जर्व करती है। ऑर्फनेज का एंट्रेंस देख के विक्रम एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। उसकी आईज में एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी है, जैसे कि वो इस जगह को पहले भी देख चुका हो। उसकी ब्रीदिंग भी थोड़ी इर्रेगुलर हो जाती है। ऑर्फनेज की डायरेक्टर मिसेस शर्मा उनका वेलकम करती हैं। वो एक एल्डरली लेडी हैं जो यहां पिछले 30 सालों से काम कर रही हैं। उसके फेस पर जेन्युइन हैप्पीनेस है कि कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन उनकी हेल्प करने आया है। मिस्टर सिंघानिया, आपका यहां आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं पता था कि आप चैरिटी वर्क में इंटरेस्टेड हैं। आपकी कंपनी तो बिजनेस के लिए फेमस है। विक्रम पोलाइटली स्माइल करता है, लेकिन मीरा नोटिस करती है कि उसका स्माइल फोर्स लग रहा है। मिसेस शर्मा, मैं यहां के बच्चों से मिलना चाहता हूं, उनकी जरूरतों को समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो फील करें कि कोई उनकी केयर करता है। जब वो ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं तो मीरा नोटिस करती है कि विक्रम को यहां का लेआउट पता है। वो बिना किसी गाइडेंस के सही डायरेक्शन में जा रहा है। जब मिसेस शर्मा लेफ्ट की तरफ जाने को कहती हैं तो विक्रम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में स्टेप ले चुका होता है। ये डेफिनेटली सस्पिशियस है। जब वो प्लेग्राउंड पहुंचते हैं तो विक्रम की नजर एक पर्टिकुलर मैंगो ट्री पर जाती है। वो ट्री के पास जाके रुक जाता है। उसका हाथ ट्री के ट्रंक को टच करता है, जैसे कि वो किसी पुराने फ्रेंड से मिल रहा हो। उसकी फिंगर्स बाक को फील करती हैं, जैसे कि वो मेमोरीज को रिकॉल कर रहा हो। ये ट्री बहुत पुराना लगता है, मीरा डेलिबरेटली कहती है उसकी रिएक्शन टेस्ट करने के लिए। हाँ, विक्रम एब्सेंट माइंडेडली कहता है, यहां के बच्चे इसके नीचे बैठकर खेलते होंगे, ड्रीम्स देखते होंगे कि बड़े होकर क्या बनेंगे। शायद कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन।
उसकी वॉइस में एक नॉस्टैल्जिया है। मिसेस शर्मा सरप्राइज होती है, आपको कैसे पता? एक्चुअली ये ट्री हमारे यहाँ के सबसे स्पेशल स्पॉट्स में से एक है। बच्चे यहाँ अकेले बैठकर अपने थॉट्स शेयर करते हैं। यहाँ एक बच्चा था, अर्जुन, वो हमेशा इसी ट्री के नीचे बैठता था। विक्रम अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक बात कह दी है। कॉमन सेंस, वो क्विकली कहता है। बच्चे हमेशा ऐसी पीसफुल जगहों को प्रेफर करते हैं, लेकिन मीरा को पता है कि ये कॉमन सेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स तब तक नहीं जान सकता जब तक कि उसने खुद वो एक्सपीरियंस ना किया हो। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो मिसेस शर्मा उन्हें डिफरेंट रूम्स दिखाती है। जब वो रूम नंबर 12 के पास पहुंचते हैं तो विक्रम सडनली रुक जाता है। उसका फेस पेल हो जाता है। ये रूम, वो कहता है, फिर अपने आप को कंट्रोल करता है। ये रूम कैसा है? ओ, ये हमारे ओल्डेस्ट रूम्स में से एक है। यहाँ पहले एक बहुत ही स्पेशल बच्चा रहता था। अर्जुन नाम था उसका। वो बहुत इंटेलिजेंट था, हमेशा कहता था कि बड़ा होकर सक्सेसफुल बनेगा और फिर यहाँ वापस आकर सभी बच्चों की हेल्प करेगा। एग्जैक्टली वही तो आप कर रहे हैं। विक्रम का फेस कंप्लीटली पेल हो जाता है। वो क्विकली दूसरी तरफ मुड़ जाता है। उसके हैंड्स में स्लाइट ट्रेमर है। इंटरेस्टिंग, वो कहता है, लेकिन उसकी वॉइस शेकी है। क्या हुआ उस बच्चे का? वो 18 साल की एज में यहां से चला गया था। बहुत प्रॉमिसिंग था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। हमें लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया हो। बहुत मिस करते हैं उसे। मीरा को लग रहा है जैसे उसे फाइनल प्रूफ मिल गया हो। विक्रम का यहां आना, उसका ट्री को पहचानना, रूम नंबर 12 पर उसका रिएक्शन, सब कुछ क्लियर कर रहा है कि वो अर्जुन ही है। विजिट के दौरान विक्रम बच्चों से भी मिलता है। उसका बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट है। वो जेंटल है, केयरिंग है। वो उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में पूछता है, उन्हें एनकरेज करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम रोहित है, विक्रम से पूछता है, अंकल, आप इतने रिच हैं, फिर भी हमारे पास क्यों आए? विक्रम उस बच्चे के लेवल पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में जेन्युइन वार्मथ है। क्योंकि रोहित, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस का मतलब है कि तुम दूसरों की हेल्प कर सको। और तुम सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात है जो अर्जुन कहा करता था। वो हमेशा कहता था कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले ऑर्फन चिल्ड्रन की हेल्प करेगा। जब वो ऑर्फनेज से वापस आते हैं तो कार में एक ऑकवर्ड साइलेंस है। मीरा कुछ कहना चाहती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करे। विक्रम भी लॉस्ट इन थॉट्स लग रहा है। फाइनली वो हिम्मत करके कहती है, सर, आज आपको देखकर लगा कि आप वहां पहले भी गए हैं। विक्रम तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। क्या मतलब? आपको वहां का लेआउट पता था? आप डायरेक्टली उस मैंगो ट्री के पास गए और रूम नंबर 12 के बारे में आपका रिएक्शन? मीरा, तुम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही हो। विक्रम की वॉइस में वार्निंग है। मैंने पहले भी कहा है कि पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछो। लेकिन सर, मिसेस शर्मा ने जिस अर्जुन के बारे में बताया। इनफ! विक्रम चिल्लाता है। कार सडनली रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर शॉक हो जाता है। विक्रम डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को कंपोज करता है। मीरा, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने फिर से मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई क्वेश्चन किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। लेकिन मीरा को अब पूरा कॉन्फिडेंस है। विक्रम का ये एक्सट्रीम रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है और वो जानती है कि वो क्या छुपा रहा है। उस रात मीरा अपने घर में बैठकर सब कुछ पीस टुगेदर करती है। विक्रम का ऑर्फनेज प्रोजेक्ट, उसका सनशाइन चिल्ड्रंस होम को चूज करना, वहां उसका फेमिलियर बिहेवियर और सबसे इंपॉर्टेंट उसका इमोशनल कनेक्शन। वो अपनी डायरी में लिखती है, आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि विक्रम सिंघानिया और कोई नहीं, मेरा अर्जुन ही है। लेकिन सवाल यह है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है? क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में? और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता? अगले दिन ऑफिस में विक्रम का बिहेवियर फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो अपना यूजुअल स्टर्न बॉस वाला एटीट्यूड रखता है। लेकिन मीरा नोटिस करती है कि जब भी ऑर्फनेज प्रोजेक्ट की बात आती है तो उसकी आईज में एक डिफरेंट काइंड ऑफ वार्मथ आ जाती है। वो ऑर्फनेज के लिए बेस्ट फैसिलिटीज अरेंज करता है। न्यू कंप्यूटर्स, बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब कुछ टॉप क्वालिटी का। वो पर्सनली हर डिटेल को चेक करता है। उसकी इन्वॉल्वमेंट लेवल अनयूजुअल है। एक दिन जब वो ऑर्फनेज के बजट को रिव्यू कर रहा है तो मीरा उससे पूछती है, सर, आप इतना डिटेल्ड क्यों जा रहे हैं? आप तो यूजुअली डेलीगेट करते हैं। विक्रम एक मोमेंट के लिए रुकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए स्पेशल है, वो कहता है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन क्यों स्पेशल? विक्रम उसकी तरफ देखता है। उसकी आईज में एक मोमेंट के लिए वल्नरेबिलिटी दिखती है।
क्योंकि वो स्लोली कहता है, क्योंकि हर बच्चे को एक चांस मिलना चाहिए, एक चांस अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी डिफिकल्ट हो। ये स्टेटमेंट मीरा के लिए एक और कॉन्फर्मेशन है। ये एग्जैक्टली वही फिलॉसफी थी जो अर्जुन की थी। सीन का अंत होता है मीरा के एक पावरफुल रियलाइजेशन के साथ। वो समझ जाती है कि विक्रम के अंदर अर्जुन अभी भी जिंदा है। उसकी ह्यूमैनिटी, उसका कंपैशन, उसका ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए लव, सब कुछ अर्जुन जैसा है। लेकिन साथ ही वो ये भी समझती हैं कि विक्रम किसी वजह से अपनी पास्ट आइडेंटिटी को कंप्लीटली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऑर्फनेज प्रोजेक्ट उसके लिए एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। वो अपने असली नेचर को छुपा नहीं पा रहा, लेकिन साथ ही अपनी नई आइडेंटिटी को भी मेंटेन करना चाहता है। इस सीन में हमें विक्रम का एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखने को मिलता है, एक ऐसा साइड जो मीरा को और भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ये साइड प्योरली अर्जुन जैसा है। ये सीन प्रूव करता है कि चाहे कितनी भी कोशिश करे, इंसान अपनी असली नेचर को पूरी तरह से छुपा नहीं सकता, और जब वो अपने रूट्स के करीब जाता है तो उसकी असली पर्सनालिटी सरफेस पर आ जाती है। वी कॉप के कॉन्फ्रेंस रूम में गहरा सन्नाटा था। बड़ी ग्लास टेबल के चारों ओर बैठे एग्जीक्यूटिव्स अपनी फाइल्स और लैपटॉप्स के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। रूम की वॉल्स पर लगी पेंटिंग्स और मॉडर्न आर्ट वर्क कंपनी की सक्सेस स्टोरी बयां कर रही थीं। एयर कंडीशनिंग की हल्की आवाज के अलावा कोई और साउंड नहीं था। मीरा अपनी चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस वक्त में अटका हुआ था जब विक्रम ने उस पर चिल्लाया था। उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो तल्खी, वो अचानक से आया हुआ स्टॉर्म, ये सब कुछ उसे बेहद परेशान कर रहा था। उसने अपने हैंड्स को देखा, अभी भी हल्का सा ट्रिम्बलिंग था। वो इंसिडेंट जो कुछ घंटे पहले हुआ था वो उसके माइंड से निकल नहीं रहा था। विक्रम का फेस, उसकी आंखों में वो पेन और एंगर का मिक्सचर, ये सब कुछ उसे किसी और की याद दिला रहा था, लेकिन वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। प्रोफेशनल नेवी ब्लू सूट में कॉन्फिडेंट वॉक के साथ वो हेड ऑफ द टेबल पर अपनी जगह ले गया। उसके हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट लुकिंग डॉक्यूमेंट्स थे। मीरा ने उसकी तरफ देखा, होपिंग की शायद कोई एक्नॉलेजमेंट मिले पिछले इंसिडेंट के बारे में, लेकिन विक्रम ने उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाया। उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विक्रम ने कहा अपनी फाइल्स को सिस्टमैटिकली खोलते हुए। उसकी वॉइस में वो यूजुअल अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वी कॉप का CSR प्रोजेक्ट। रूम में सभी लोग अटेंटिव हो गए। ये एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट लग रहा था। मीरा भी अपना फोकस मीटिंग पर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम की प्रेजेंस उसे अनकंफर्टेबल बना रही थी। वो उसे ऑब्जर्व कर रही थी, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसके टोन में कोई हिंट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि आप समझते होंगे, विक्रम ने कंटिन्यू किया अपनी वॉइस में पैशन और कन्विक्शन के साथ। वी कॉर्प सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, हमारा फर्ज बनता है सोसाइटी को वापस कुछ देने का। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है हमारे लिए, ये हमारी कोर वैल्यूज का हिस्सा है। ये सुनकर रूम में मर्मर्स शुरू हो गए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था और सभी को लग रहा था कि ये कंपनी की इमेज के लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने अप्रूविंग नोट्स दिए। विक्रम ने अपना हैंड रेज किया और सब चुप हो गए। उसकी प्रेजेंस में कुछ था जो ऑटोमेटिकली अटेंशन कमांड करती थी। हम मुंबई के सबसे पुराने और निग्लेक्टेड ऑर्फनेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उसे अजीब लग रहा था। विक्रम के टोन में कुछ था, कुछ पर्सनल, कुछ इमोशनल, जो यूजुअल बिजनेस डिस्कशंस में नहीं होता था। आशा किरण अनाथालय, विक्रम ने अनाउंस किया, हर वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करते हुए। बोरीवली में मीरा का पेन उसके हाथ से गिर गया। वो कंप्लीटली शॉक्ड रह गई। आशा किरण, ये तो वही जगह है जहां अर्जुन बड़ा हुआ था। वो हमेशा कहता था कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो सबसे पहले आशा किरण को सुधारेगा। उसके मेमोरीज में अर्जुन की वॉइस गूंजने लगी। मीरा, उस जगह के बच्चे मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। एक दिन मैं उन्हें सब कुछ दूंगा जो उनके साथ नहीं हुआ। रूम में सभी लोग नॉर्मल लग रहे थे, बिजनेस एज यूजुअल, लेकिन मीरा के लिए ये मोमेंट बहुत हैवी था। उसने विक्रम की तरफ देखा, डेस्परेटली कोई साइन ढूंढते हुए, लेकिन वो अभी भी उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। सर, एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा, ये ऑर्फनेज तो बहुत स्मॉल है, हमारे बजट के हिसाब से हम कोई बड़ी जगह भी चूज कर सकते हैं। कुछ फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेटर पब्लिसिटी भी दे सकती हैं। विक्रम का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हो गया। उसकी जॉ मसल्स टेंस हो गईं। साइज मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट मैटर करता है। उसकी वॉइस में एक एज आ गई। मिया की हिम्मत हुई
और उसने हेजिटेंटली पूछा, सर लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्फनेज को चूज करने की क्या स्पेसिफिक रीजन है? मुंबई में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज भी हैं जो टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। विक्रम ने फाइनली उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मीरा को पहचाना सा लगा, लेकिन साथ ही बहुत डिस्टेंट भी था। मिस खुराना, विक्रम ने कहा। उसका वॉइस कंट्रोल्ड था लेकिन इंटेंस। बड़े ऑर्फनेजेस में डोनेशन देने वाले बहुत हैं, वहां सेलिब्रिटीज जाते हैं, पॉलिटिशियंस जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया कवरेज के लिए। लेकिन आशा किरण जैसी जगहों पर असली जरूरत होती है। रूम में सन्नाटा था। विक्रम का टोन कुछ ज्यादा ही पैशनेट था इस टॉपिक के लिए। यह सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं लग रहा था। और एक और वजह है, विक्रम ने कंटिन्यू किया। अब उसकी वॉइस में कुछ बिटरनेस आ गई थी। उसने अपनी चेयर से खड़े होकर विंडो की तरफ देखा। वजह यह है कि अनाथ आश्रम के बच्चों को वफादारी और रिश्तों की कीमत पता होती है। उन्हें पता होता है कि जब कोई अपना नहीं होता तो दर्द कैसा होता है। मीरा का थ्रोट ड्राई हो गया था। ये बातें, ये तो बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी अर्जुन कहा करता था। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता था, कि कैसे उसने देखा था कि कुछ बच्चे अडॉप्टेड हो जाते थे और कुछ हमेशा के लिए वेट करते रह जाते थे। विक्रम खड़ा हो गया, अपने हैंड्स टेबल पर रखते हुए। उसकी आंखें अब डायरेक्टली मीरा पर फोकस थीं। रूम में टेंशन थिक हो गई थी। वो उन अमीर घर के लोगों की तरह नहीं होते, उसने कहा, हर वर्ड पर एम्फेसिस देते हुए, जो अपने फायदे के लिए अपनों का ही खून बहा देते हैं। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी को लग रहा था कि यह कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया है। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने अनकंफर्टेबल ग्लांसेस एक्सचेंज किए। मीरा का फेस पेल हो गया था। यह डायरेक्ट अटैक था, उस पर, उसके फैमिली पर। लेकिन क्यों? क्या विक्रम को कुछ पता था? सर, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अनकंफर्टेबली कहा, शायद हमें प्रोजेक्ट डिटेल्स पर फोकस करना चाहिए। टाइमलाइन, बजट एलोकेशन, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। विक्रम ने अपना कंपोजर रीगेन किया। उसने डीप ब्रेथ ली और अपनी प्रोफेशनल मास्क वापस लगाई। हाँ बिल्कुल, फाइनेंस टीम इस प्रोजेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव बजट प्रिपेयर करेगी, लीगल टीम एडॉप्शन प्रोसेस और कंप्लायंस हैंडल करेगी, और पीआर टीम मीडिया कवरेज प्लान करेगी। मीटिंग के बाकी हिस्से में टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस हुई, बजट एलोकेशन, टाइमलाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। लेकिन मीरा का माइंड कहीं और था। वो विक्रम को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसके वर्ड्स, सब कुछ उसे अर्जुन की याद दिला रहा था। जब भी अर्जुन ऑर्फनेज के बारे में बात करता था, उसकी आंखों में वही पैशन होता था, वही इमोशनल इंटेंसिटी। लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे विक्रम ने उस पर चिल्लाया था, कैसे उसने उसकी खीर फेंक दी थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन उसे कंफ्यूज कर रहा था। एक पर्सन में इतनी डिफरेंट शेड्स कैसे हो सकते हैं? मीटिंग का एंड हो रहा था। विक्रम ने अपनी फाइल्स बंद की और कहा, यह सब के लिए है आज। सभी अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट हमारी टॉप प्रायोरिटी बने। सभी लोग उठने लगे। पेपर्स शफल करने की आवाज, चेयर्स की स्क्रीपिंग साउंड और लो कॉन्वर्सेशंस का बज रूम में भर गया। मीरा भी अपना बैग पैक कर रही थी जब विक्रम ने कहा, मिस खुराना, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। मेरे कैबिन में आइए। मीरा का हार्ट स्किप हो गया। वो नहीं जानती थी कि क्या एक्सपेक्ट करे। क्या वो फिर से उस पर चिल्लाएगा या कुछ और? उसके हैंड्स में स्लाइट ट्रेमर आ गया। जी सर, उसने कहा, ट्राइंग टू साउंड प्रोफेशनल। जैसे ही रूम एम्प्टी हो गया, मीरा अकेली रह गई अपने थॉट्स के साथ। उसका माइंड रेसिंग था। रूम में अब सिर्फ एयर कंडीशनिंग की हम और दूर से ट्रैफिक की मफल्ड साउंड्स आ रही थीं। आशा किरण, वो अपने आप से विस्पर कर रही थी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अर्जुन हमेशा कहता था कि वो उस जगह को इंप्रूव करेगा, और अब विक्रम एग्जैक्टली वही कर रहा है। लेकिन फिर उसे विक्रम का क्रूअल बिहेवियर याद आया। लेकिन अर्जुन कभी इतना रूड नहीं था। वो कभी किसी पर इस तरह चिल्लाता नहीं था। वो हमेशा जेंटल था, केयरिंग था। उसे विक्रम के वर्ड्स याद आए जब उसने कहा था कि ऑर्फन्स को लॉयल्टी की वैल्यू पता होती है और कैसे अमीर लोग अपने फायदे के लिए अपनों को धोखा देते हैं। ये सब कुछ बहुत स्पेसिफिक था, बहुत पर्सनल था, जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हो। विक्रम सिंघानिया, मीरा ने अपने आप से कहा, तुम्हारे चेहरे पर अर्जुन का मुखौटा है या तुम्हारे अंदर सच में अर्जुन का दिल धड़क रहा है? मैं उलझती जा रही हूं। वो उठी और कॉन्फ्रेंस रूम की बड़ी विंडो के पास गई। बाहर मुंबई की बिजी स्ट्रीट्स दिख रही थीं। ट्रैफिक, पीपल, लाइफ मूविंग ऑन नॉर्मली। लेकिन उसकी अपनी लाइफ में सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया था। उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा जो विंडो पर बन रहा था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, डाउट था, लेकिन कहीं डीप डाउन एक होप भी थी।
क्या ये पॉसिबल था कि अर्जुन वापस आ गया हो? लेकिन अगर वो अर्जुन है तो वो मुझसे इतनी बुरी तरह बिहेव क्यों कर रहा है? शायद, उसने सोचा, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो उसे ढूंढ रही थी, मैंने उसे कभी भुलाया नहीं था। उसकी आईज में टीयर्स आ गए। वो सारी मेमोरीज, वो सारे प्रॉमिसेस, वो सारे ड्रीम्स जो उन्होंने टुगेदर देखे थे, सब कुछ वापस आ रहा था। मीरा का फोन बज हुआ। एक मैसेज था विक्रम के पीए से। मैम, मिस्टर सिंघानिया आपका वेट कर रहे हैं। उसने डीप ब्रेथ ली। जो भी होना था वो फेस करना होगा। वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकली और विक्रम के कैबिन की तरफ चल दी। कॉरिडोर में चलते हुए उसे अपने और अर्जुन के पुराने कॉन्वर्सेशंस याद आए। कैसे वो कहता था कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सबसे पहले आशा किरण को हेल्प करेगा। कैसे वो कहता था कि ऑर्फन्स को सबसे ज्यादा लव और केयर की जरूरत होती है। वो मेरे रियल फैमिली है मीरा, वो कहता था। जो लोग मुझे बड़ा करने में हेल्प किए, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। अगर तुम अर्जुन हो, मीरा ने अपने माइंड में कहा, तो मुझे बताओ, मुझे इस कंफ्यूजन में मत रखो। और अगर तुम विक्रम हो तो ये सब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? विक्रम के केबिन के बाहर पहुंचकर मीरा ने पॉज किया। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि अंदर क्या होने वाला है। केबिन के डोर पर नेम प्लेट में विक्रम सिंघानिया सीईओ लिखा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी और से मिलने जा रही हो। उसने नॉक किया। कम इन, विक्रम की वॉइस आई। मीरा ने डोर हैंडल पकड़ा, लेकिन एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया। ये मोमेंट उसकी लाइफ चेंज कर सकता था। जो भी ट्रूथ था वो शायद आज पता चल जाए। उसने डोर खोला और अंदर स्टेप किया, रेडी टू फेस व्हाटएवर वाज वेटिंग फॉर हर। विक्रम अपनी चेयर पर बैठा था, उसकी बैक उसकी तरफ थी। वो विंडो के बाहर देख रहा था। मुंबई का स्काईलाइन, बिजी रोड्स और दूर तक फैली बिल्डिंग्स, सब कुछ पीसफुल लग रहा था। मीरा ने डोर बंद किया और वेट करने लगी। सिट डाउन मिस खुराना, विक्रम ने कहा, अभी भी उसकी तरफ न देखते हुए। मीरा ने चेयर पर बैठकर वेट किया। रूम में साइलेंस था, लेकिन टेंशन थिक थी। केबिन में एक्सपेंसिव फर्नीचर, अवार्ड सर्टिफिकेट्स और बिजनेस मैगजीन्स रखी हुई थी। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज था। फाइनली विक्रम ने अपनी चेयर टर्न की और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मीरा को फेमिलियर लगा, लेकिन साथ ही स्ट्रेंज भी। आपको मीटिंग में सरप्राइज हुआ होगा, विक्रम ने कहा। उसकी वॉइस काम थी। जी सर, आशा किरण, ये नेम मैंने पहले भी सुना है। विक्रम का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। रियली? कहां? मीरा हेजिटेट कर रही थी। क्या वो अर्जुन का मेंशन करे? क्या वो बताए कि वो उस ऑर्फनेज को जानती है? ये रिस्की था। मैंने सुना है कि ये एक अच्छी जगह है, उसने डिप्लोमैटिकली कहा। विक्रम ने उसे इंटेंटली देखा, जैसे वो उसके वर्ड्स के बिहाइंड की ट्रूथ जानने की कोशिश कर रहा हो। मिस खुराना, उसने कहा, आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है? ये क्वेश्चन लोडेड था। मीरा को लग रहा था कि ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन के बारे में नहीं था। सर, अगर आपका इंटेंशन जेन्युइन है, उसने कहा, तो ये बहुत अच्छा काम है। उन बच्चों को हेल्प की जरूरत है। जेन्युइन इंटेंशन, विक्रम ने रिपीट किया, एक स्लाइट स्माइल जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपको कैसे पता चलेगा कि इंटेंशन जेन्युइन है या नहीं? मीरा कंफ्यूज्ड थी। ये कॉन्वर्सेशन कहां जा रही थी? सर, मुझे नहीं पता, उसने ऑनेस्टली कहा, लेकिन एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। विक्रम ने नॉट किया। एग्जैक्टली, एक्शंस। वो उठा और विंडो के पास गया। मिस खुराना, कभी कभी लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। कभी कभी सर्कमस्टांसेस लोगों को चेंज कर देती हैं। मीरा का हार्ट रेसिंग था। ये बातें बहुत क्रिप्टिक थीं। सर, मैं समझी नहीं, उसने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। आप समझ जाएंगी टाइम के साथ। वीकॉप के कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा था। बड़ी ग्लास टेबल के चारों ओर बैठे एग्जीक्यूटिव्स अपनी फाइल्स और लैपटॉप्स के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। मीरा अपनी चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस वक्त में अटका हुआ था जब विक्रम ने उस पर चिल्लाया था। उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो तलखी, ये सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। विक्रम कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रोफेशनल सूट में कॉन्फिडेंट वॉक के साथ वो हेड ऑफ द टेबल पर अपनी जगह ले गया। मीरा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन विक्रम ने उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, विक्रम ने कहा, अपनी फाइल्स खोलते हुए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वीकॉप का CSR प्रोजेक्ट। रूम में सभी लोग अटेंटिव हो गए। मीरा भी अपना फोकस मीटिंग पर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम की प्रेजेंस उसे अनकंफर्टेबल बना रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, वीकॉर्प सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। हमारा फर्ज बनता है सोसाइटी को वापस कुछ देने का। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक ऑर्फनेज को अडॉप्ट करेंगे। ये सुनकर रूम में मर्मर्स शुरू हो गए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था और सभी को लग रहा था कि ये कंपनी की इमेज के लिए बेनिफिशियल होगा।
विक्रम ने अपना हैंड रेस किया और सब चुप हो गए। हम मुंबई के सबसे पुराने और निग्लेक्टेड ऑर्फनेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उसे अजीब लग रहा था। विक्रम के टोन में कुछ पर्सनल। आशा किरण अनाथालय बोरीवली में। मीरा का पेन उसके हाथ से गिर गया। वो शॉक्ड रह गई। आशा किरण, ये तो वही जगह है जहां अर्जुन बड़ा हुआ था। वो हमेशा कहता था कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो सबसे पहले आशा किरण को सुधारेगा। रूम में सभी लोग नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन मीरा के लिए ये मोमेंट बहुत हैवी था। उसने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। सर, एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा, ये ऑर्फनेज तो बहुत स्मॉल है। हमारे बजट के हिसाब से हम कोई बड़ी जगह भी चूज कर सकते हैं। विक्रम का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हो गया। साइज मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट मैटर करता है। मीरा की हिम्मत हुई और उसने हेजिटेंटली पूछा, सर, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्फनेज को चूज करने की क्या स्पेसिफिक रीजन है? मुंबई में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। विक्रम ने फाइनली उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो मीरा को पहचाना सा लगा। मिस खुराना, विक्रम ने कहा। उसका वॉइस कंट्रोल्ड था, लेकिन इंटेंस था। बड़े ऑर्फनेजेस में डोनेशन देने वाले बहुत हैं, वहां सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं लोग। लेकिन आशा किरण जैसी जगहों पर असली जरूरत होती है। रूम में सन्नाटा था। विक्रम का टोन कुछ ज्यादा ही पैशनेट था इस टॉपिक के लिए। और एक और वजह है, विक्रम ने कंटिन्यू किया। अब उसकी वॉइस में कुछ बिटरनेस आ गई थी। वजह यह है कि अनाथ आश्रम के बच्चों को वफादारी और रिश्तों की कीमत पता होती है। उन्हें पता होता है कि जब कोई अपना नहीं होता तो दर्द कैसा होता है। मीरा का थ्रोट ड्राई हो गया। ये तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अर्जुन कहा करता था। विक्रम खड़ा हो गया, अपने हैंड्स टेबल पे रखते हुए। उसकी आंखें अब डायरेक्टली मीरा पे फोकस थीं। मिस खुराना, विक्रम ने कहा, हर वर्ड पे एम्फेसिस देते हुए, जो अपने फायदे के लिए अपनों का ही खून बहा देते हैं। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी को लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया है। मीरा का फेस पेल हो गया था। ये डायरेक्ट अटैक था, उस पर, उसके फैमिली पर। सर, एक एग्जीक्यूटिव ने अनकंफर्टेबली कहा, शायद हमें प्रोजेक्ट डिटेल्स पे फोकस करना चाहिए। विक्रम ने अपना कॉम्पोजर रिगेन किया। हाँ बिल्कुल, फाइनेंस टीम इस प्रोजेक्ट का बजट प्रिपेयर करेगी, लीगल टीम अडॉप्शन प्रोसेस हैंडल करेगी और पीआर टीम मीडिया कवरेज प्लान करेगी। मीटिंग के बाकी हिस्से में टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस हुई, लेकिन मीरा का माइंड कहीं और था। वो विक्रम को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस, उसके वर्ड्स, सब कुछ उसे अर्जुन की याद दिला रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे विक्रम ने उस पर चिल्लाया था, कैसे उसने उसकी खीर फेंक दी थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन उसे कंफ्यूज कर रहा था। मीटिंग का एंड हो रहा था। विक्रम ने अपनी फाइल्स बंद की और कहा, ये सब के लिए है आज, सभी अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। सभी लोग उठने लगे। मीरा भी अपना बैग पैक कर रही थी जब विक्रम ने कहा, मिस खुराना, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, मेरे कैबिन में आइए। मीरा का हार्ट स्किप हो गया। वो नहीं जानती थी कि क्या एक्सपेक्ट करे। क्या वो फिर से उस पर चिल्लाएगा या कुछ और? जी सर, उसने कहा, ट्राइंग टू साउंड प्रोफेशनल। जैसे ही रूम एम्प्टी हो गया, मीरा अकेली रह गई अपने थॉट्स के साथ। उसका माइंड रेसिंग था। आशा किरण, वो अपने आप से विस्पर कर रही थी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अर्जुन हमेशा कहता था कि वो उस जगह को इंप्रूव करेगा और अब विक्रम एग्जैक्टली वही कर रहा है। लेकिन फिर उसे विक्रम का क्रूअल बिहेवियर याद आया। लेकिन अर्जुन कभी इतना रूड नहीं था। वो कभी किसी पर इस तरह चिल्लाता नहीं था। मीरा अपनी चेयर पर बैठी रह गई, डीपली कन्फ्लिक्टेड। एक तरफ विक्रम के एक्शंस अर्जुन के ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ उसका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट था। एक पल में शैतान, दूसरे पल में देवता। वो सोच रही थी, खीर फेंक दी लेकिन अनाथ बच्चों को अपना रहे हो। उसे विक्रम के वर्ड्स याद आए जब उसने कहा था कि ऑर्फन्स को लॉयल्टी की वैल्यू पता होती है और कैसे अमीर लोग अपने फायदे के लिए अपनों को धोखा देते हैं। यह सब कुछ बहुत स्पेसिफिक था, बहुत पर्सनल था। विक्रम सिंघानिया, तुम्हारे चेहरे पर अर्जुन का मुखौटा है या तुम्हारे अंदर सच में अर्जुन का दिल धड़क रहा है? मैं उलझती जा रही हूं। वो उठी और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, डाउट था, लेकिन कहीं डीप डाउन एक होप भी थी। क्या यह पॉसिबल था कि अर्जुन वापस आ गया हो? लेकिन अगर वो अर्जुन है तो वो उससे इतनी बुरी तरह क्यों बिहेव कर रहा है? शायद, उसने सोचा, शायद वो मुझसे नाराज है। शायद उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो उसे ढूंढ रही थी। मीरा का फोन बज हुआ। एक मैसेज था विक्रम के पीए से।
मैम, मिस्टर सिंघानिया आपका वेट कर रहे हैं। उसने डीप ब्रेथ ली। जो भी होना था वो फेस करना होगा। वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकली और विक्रम के कैबिन की तरफ चल दी। कॉरिडोर में चलते हुए उसे अपने और अर्जुन के पुराने कॉन्वर्सेशंस याद आए। कैसे वो कहता था कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सबसे पहले आशा किरण को हेल्प करेगा। कैसे वो कहता था कि ऑर्फन्स को सबसे ज्यादा लव और केयर की जरूरत होती है। अगर तुम अर्जुन हो, मीरा ने अपने माइंड में कहा, तो मुझे बताओ, मुझे इस कंफ्यूजन में मत रखो। और अगर तुम विक्रम हो तो ये सब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? विक्रम के कैबिन के बाहर पहुंचकर मीरा ने पॉज किया। उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि अंदर क्या होने वाला है। उसने नॉक किया। कम इन, विक्रम की वॉइस आई। मीरा ने डोर हैंडल पकड़ा, लेकिन एक सेकंड के लिए हेजिटेट किया। ये मोमेंट उसकी लाइफ चेंज कर सकता था। जो भी ट्रूथ था वो शायद आज पता चल जाए। उसने डोर खोला और अंदर स्टेप किया, रेडी टू फेस वॉट एवर वॉज वेटिंग फॉर हर। रात के 11 बजे मुंबई की स्काईलाइन में वी कॉर्प की 50 मंजिला इमारत एक विशाल मॉन्यूमेंट की तरह खड़ी थी। शहर के ट्रैफिक की आवाजें अब धीमी हो चुकी थीं और बिल्डिंग के अधिकतर फ्लोर्स पर अंधेरा छा गया था। मरीन ड्राइव की लाइट्स दूर से टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई स्कैटर्ड डायमंड्स हो। लेकिन 40वीं मंजिल पर एक छोटे से कैबिन में अभी भी रोशनी जल रही थी। मीरा अपनी टेबल पर ऑर्फनेज के पेपर्स कंप्लीट कर रही थी, जो कल सुबह तक सबमिट करने थे। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, क्लिक क्लिक क्लिक। हर की स्ट्रोक के साथ वो अपने काम में और भी कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। बाकी सब एम्प्लॉइज घर जा चुके थे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने राउंड्स पर थे, लेकिन मीरा को यह काम आज ही खत्म करना था। ऑर्फनेज के बच्चों के लिए यह फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो जानती थी कि कल की मीटिंग में इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उसके कॉफी कप में सिर्फ ठंडी कॉफी के निशान बचे थे, जो उसकी डेडिकेशन को दर्शाते थे। बस हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली और फाइल को अपने हाथ में उठाया। उसने अपनी वॉच देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। अब इसे सर के कैबिन में रख देती हूं। कल सुबह जब वो आएंगे तो डायरेक्टली रिव्यू कर सकेंगे। उसने अपने चेहरे पर सेटिस्फैक्शन का भाव देखा, जो टेबल के ग्लास सरफेस में रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसने अपनी हील्स की आवाज को धीमा करने की कोशिश की जब वो कॉरिडोर में चलने लगी। बिल्डिंग की खामोशी में भी उसके सॉफ्ट फुटस्टेप्स गूंज रहे थे, टैप टैप टैप। इमरजेंसी लाइट्स की डिम रोशनी में पूरा फ्लोर एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। शैडोज वॉल्स पर अजीब पैटर्न्स बना रही थीं और एयर कंडीशनिंग की जेंटल हम एक कांस्टेंट बैकग्राउंड साउंड था। मीरा को हमेशा से लेट नाइट्स में ऑफिस में अकेले रहना थोड़ा स्केरी लगता था, लेकिन आज उसका माइंड पूरी तरह काम पर फोकस था। जैसे जैसे वो विक्रम के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, उसे कुछ अजीब लग रहा था। यूजुअली इस टाइम तक सारी लाइट्स बंद हो जाती थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। कॉरिडोर की सीलिंग से हैंगिंग प्लांट्स की शैडोज भी कुछ मिस्टीरियस लग रही थी। जब मीरा विक्रम के कैबिन के पास पहुंची तो उसने देखा कि अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो रुक गई और ध्यान से देखा। कैबिन खाली है। शायद सर चले गए होंगे और लाइट्स ऑन छोड़ गए होंगे। मैं फाइल टेबल पे रख देती हूं और लाइट्स बंद कर देती हूं। उसने धीरे से डोर हैंडल घुमाया। हैंडल स्मूथ था, जैसे रिसेंटली ऑयल किया गया हो। उसने डोर को बहुत केयरफुली खोला ताकि कोई आवाज ना आए। डोर की हिंजेस बिल्कुल साइलेंट थी, जो अनयूजुअल था क्योंकि बिल्डिंग के दूसरे डोर्स में हमेशा थोड़ी क्रीकिंग होती थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कैबिन का एटमॉस्फेयर कुछ अलग था। एयर कंडीशनिंग की हल्की हमिंग आ रही थी, जो यूजुअली रात में बंद हो जाती थी। टेम्परेचर भी परफेक्ट था, न ज्यादा ठंडा न गर्म। मीरा ने अपनी फाइल को विक्रम की टेबल पर रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर बुक शेल्फ की तरफ गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसे कुछ बहुत अजीब लगा। कैबिन में कोई नहीं था, ये तो क्लियर था, लेकिन बुक शेल्फ के पीछे से एक नीली रोशनी आ रही थी। ये कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं थी, ये एक टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्लू ग्लो थी। एलईडी लाइट्स का वो कैरेक्टरिस्टिक ब्लू टिन था जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आता है। मीरा की सांस रुक गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? वो धीरे धीरे बुक शेल्फ के पास गई। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, उसे एक लो हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चल रहा हो। ये साउंड कांस्टेंट थी, रिदमिक थी, जैसे कोई पावरफुल मशीन ऑपरेट हो रहा हो। बुक शेल्फ के पीछे कुछ है। विक्रम सर कहाँ है? क्या वो अभी भी ऑफिस में है? मीरा ने बुक शेल्फ को केयरफुली ऑब्जर्व किया। ये एक एक्सपेंसिव हेवी वुडन बुक शेल्फ थी, जिसमें बिजनेस बुक्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और कुछ अवार्ड्स रखे थे। लेकिन अब जब वो ध्यान से देख रही थी तो उसे लगा कि इसमें कुछ अनयूजुअल था। बुक्स की अरेंजमेंट परफेक्ट थी, ऑलमोस्ट टू परफेक्ट, जैसे ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए हो। कुछ बुक्स पर डस्ट भी नहीं थी, जो स्ट्रेंज था क्योंकि बाकी ऑफिस फर्नीचर पर लाइट डस्ट लेयर हमेशा होती थी। अचानक बुक शेल्फ में से एक मैकेनिकल साउंड आई।
वर क्लंक। ये साउंड बिल्कुल उस तरह की थी जैसे कोई ऑटोमेटेड सिस्टम एक्टिवेट हो रहा हो। ये कोई ऑर्डिनरी फर्नीचर साउंड नहीं थी, बल्कि सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की आवाज थी। मीरा पीछे हट गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हैवी वुड की क्रीकिंग साउंड के साथ बुकशेल्फ धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे कोई सीक्रेट डोर हो। ये क्या हो रहा है? ये तो किसी मूवी जैसा लग रहा है, मीरा ने अपने आप से कहा। उसके हैंड्स कांप रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा सरियल था। रियल लाइफ में ऐसे सीक्रेट रूम सिर्फ स्पाई मूवीज में होते थे। उसने देखा कि बुकशेल्फ के पीछे एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था, एक हाईटेक कंट्रोल रूम। ये कोई ऑर्डिनरी ऑफिस स्पेस नहीं था। मल्टीपल लार्ज स्क्रीन्स वॉल पर माउंटेड थे, जिन पर वेरियस डेटा, ग्राफ्स और लाइव फीड्स चल रहे थे। फाइनेंशियल चार्ट्स, सिक्योरिटी कैमरा फीड्स और कुछ कोडिंग इंटरफेसेस भी विजिबल थे। सर्वर फैंस की कंटिन्यूअस हमिंग साउंड आ रही थी। हम। ये साउंड उसे बताती थी कि यहां पावरफुल कंप्यूटर्स और सर्वर्स चल रहे हैं। कंट्रोल पैनल्स पर कलरफुल बटन्स और स्विचेस थे और बीपिंग साउंड्स लगातार आ रही थीं। बीप बीप बीप। रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स रिदमिकली ब्लिंक कर रही थीं। ये सब कुछ किसी स्पाई मूवी या हाईटेक थ्रिलर जैसा लग रहा था। केबल्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज थे और हर इक्विपमेंट प्रोफेशनल ग्रेड का लगता था। मीरा को लगा जैसे वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हो। ये सब क्या है? विक्रम सर का एक सीक्रेट रूम? लेकिन क्यों? उसके माइंड में हजारों क्वेश्चंस आ रहे थे। क्या विक्रम कोई इलीगल बिजनेस करते थे? क्या वो कोई सीक्रेट एजेंट थे? या फिर कुछ और भी सीरियस था? ये सेटअप मिलियंस ऑफ रुपीस का लगता था और इसे इंस्टॉल करने में मंथ्स लगे होंगे। मीरा ने अपनी सांस रोकी और धीरे से अंदर झांका। रूम का इंटीरियर इंप्रेसिव था। स्लीक डिजाइन, मॉडर्न इक्विपमेंट और प्रोफेशनल सेटअप। लाइटिंग परफेक्टली कैलकुलेटेड थी। टेम्परेचर कंट्रोल्ड था और साउंड इंसुलेशन भी टॉप नॉच लगती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन वो कुछ अलग लग रहा था। उसका पोस्चर, उसका एक्सप्रेशन, सब कुछ उस विक्रम से डिफरेंट था जिसे वो ऑफिस में देखती थी। उसके हाथ में एक सिक्योर फोन था जो ऑर्डिनरी फोन से काफी डिफरेंट लगता था। ये मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन डिवाइस जैसा था, जिस पर इंक्रिप्शन इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे थे। वो किसी से बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहा था। मीरा ने तुरंत खुद को दूर के पीछे छुपा लिया। उसका हार्ट रेट अब बहुत हाई था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि ये सब क्या था। हां, रंजीत आज पूरी तरह टूट चुका है। उसका घमंड मिट्टी में मिल गया है। विक्रम का वॉइस कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसमें कुछ दर्द भी था। ये वो विक्रम नहीं था जो ऑफिस मीटिंग्स में बात करता था। ये कोई और ही पर्सन लग रहा था। मोर इंटेंस, मोर फोकस्ड और कहीं ज्यादा डेंजरस। उसकी वॉइस में वो अथॉरिटी थी जो इयर्स ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से आती है। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। रंजीत, ये तो उसके पिता का नाम था। विक्रम उसके पिता के बारे में क्यों बात कर रहा था और वो क्यों कह रहा था कि उसका पिता टूट गया है? उसके पिता के बिजनेस में रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन मीरा को नहीं पता था कि ये इतना सीरियस था। विक्रम ने अपनी बात जारी रखी और अब उसकी वॉइस में एक स्ट्रेंज मिक्स ऑफ सैटिस्फैक्शन और पेन था। पता है, जब आज मैंने मीरा के हाथ की खीर फेंकी तो मेरा दिल कांप गया था। उसकी आवाज में वल्नरेबिलिटी थी जो मीरा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो उसके बारे में बात कर रहा था। आज ऑफिस में जो इंसिडेंट हुआ था, जब विक्रम ने उसकी हैंडमेड खीर को रिजेक्ट किया था और बहुत रूडली बिहेव किया था, वो उसे अभी भी याद था। उसे लगा था कि विक्रम बस बैड मूड में था, लेकिन अब लग रहा था कि इसके पीछे कुछ और था। उस मोमेंट में उसकी आंखों में जो टीयर्स आए थे वो अभी भी फ्रेश थे उसकी मेमोरी में। उसकी आंखों में वो आंसू देखकर मुझे लगा कि मैं सब सच बोल दूं, कि मैं ही उसका अर्जुन हूं। मीरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे टाइम स्टॉप हो गया हो। अर्जुन? सच में? उसके होठों से बेआवाज निकला। उसका अर्जुन जो 5 साल पहले मर गया था, वो जिंदा था और वो विक्रम के रूप में उसके सामने था। ये रेवलेशन इतनी शॉकिंग थी कि उसे लगा जैसे रियलिटी इटसेल्फ शिफ्ट हो गई हो। ये रेवलेशन इतनी शॉकिंग थी कि मीरा को लगा जैसे उसकी पूरी वर्ल्ड हिल गई हो। 5 साल से वो अर्जुन की डेथ को लेकर ग्रीफ में थी। उसने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर लिया था। उसने नई जॉब ली थी, नए लोगों से मिली थी, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं किया था क्योंकि अर्जुन की मेमोरी हमेशा उसके साथ थी। उसने अर्जुन के फेवरेट सॉन्ग्स सुनना बंद कर दिया था, उनकी शेयर्ड मेमोरीज वाली जगहों पर जाना बंद कर दिया था। और अब पता चल रहा था कि अर्जुन जिंदा था और वो विक्रम के रूप में उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई थी?
क्यों उसने मीरा को नहीं बताया था? क्यों उसने उसे 5 साल तक ग्रीफ में रहने दिया था? ये क्वेश्चंस उसके माइंड में स्टॉर्म की तरह चल रहे थे। विक्रम की आवाज में पेन साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। 5 साल पहले रणजीत ने अर्जुन को मारा था, अब विक्रम रणजीत को मारेगा। अब मीरा को समझ आया कि ये सब क्या था। ये रिवेंज का खेल था। अर्जुन ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की थी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना था और अब अपने पिता से बदला ले रहा था। लेकिन क्यों? क्या हुआ था 5 साल पहले? उसके पिता ने अर्जुन को क्यों मारने की कोशिश की थी? ये फैमिली ड्रामा कितना डीप था? मीरा के आंसू अपने आप निकलने लगे। उसका अर्जुन जिंदा था, ये खुशी की बात थी, लेकिन वो रिवेंज के लिए जी रहा था। ये बहुत दुखदाई था। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा ताकि कोई आवाज ना निकले। उसे लगा जैसे वो एक नाइटमेयर में फंसी हो। ये इमोशनल रोलर कोस्टर उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ये बदला तभी पूरा होगा जब रंजीत खून के आंसू रोएगा। विक्रम का वॉइस अब कंप्लीटली कोल्ड हो गया था। इसमें वो वार्मथ नहीं थी जो अर्जुन में थी। ये एक डिफरेंट पर्सन था, समवन हु हैड बीन शेप्ड बाय पेन, एंगर और रिवेंज की डिजायर। उसके वर्ड्स में वो इंटेंसिटी थी जो ईयर्स के प्लानिंग से आती है। मीरा को एहसास हुआ कि अर्जुन कितना चेंज हो गया था। जो लड़का 5 साल पहले स्वीट, केयरिंग और ऑप्टिमिस्टिक था, वो अब एक कैलकुलेटिंग, कोल्ड पर्सन बन गया था। रिवेंज ने उसकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वो अर्जुन जो उसके साथ बीच पर वॉक करता था, जो उसके लिए पोएम्स लिखता था, वो कहां गया था? और इसके लिए मुझे मीरा का इस्तेमाल करना होगा। ये वर्ड्स मीरा के दिल में तीर की तरह लगे। उसका दिल टूट गया। वो सिर्फ एक टूल थी उसके रिवेंज प्लान में। जिस आदमी से वो प्यार करती थी, जिसकी मेमोरी में वो 5 साल से जी रही थी, वो उसे सिर्फ एक मीन्स टू एन एंड मानता था। ये बिट्रेल उसके लिए सबसे पेनफुल था। मीरा को अभी इस खेल का मोहरा बनकर रहना होगा। मेरी पहचान अभी एक राज ही रहेगी, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में कॉन्फ्लिक्ट साफ था, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। एक पार्ट उसका जो अभी भी मीरा से प्यार करता था, और दूसरा पार्ट जो रिवेंज के लिए उसे सैक्रिफाइस करने को तैयार था। मीरा को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया क्रैश हो गई हो। वो जिस आदमी से प्यार करती थी वो जिंदा था, ये गुड न्यूज थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था, ये डेवस्टेटिंग था। वो सिर्फ एक पॉन थी उसके बड़े गेम में, ये हार्ट ब्रेकिंग था। उसकी हर इंटरैक्शन, हर कॉन्वर्सेशन, हर मोमेंट, सब कुछ कैलकुलेटेड था। उसके इमोशंस का स्टॉर्म चल रहा था। खुशी की अर्जुन जिंदा था, गुस्सा कि उसने उसे धोखा दिया, दुख की वो सिर्फ एक टूल थी, और डर की अब क्या होगा। ये इमोशनल ओवरलोड था जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। उसके लेग्स कांप रहे थे और उसे वॉल का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। विक्रम अभी भी फोन पर बात कर रहा था। रंजीत को लगता है कि उसने जीत लिया है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी बेटी के थ्रू मैं उसकी हर मूव मॉनिटर कर रहा हूं। ये रेवलेशन और भी शॉकिंग था। मीरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पिता के खिलाफ भी उसका इस्तेमाल किया था। वो कितना मैनिपुलेटिव था। उसकी हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरेक्शन, सब कुछ प्लान था। जब वो घर जाकर अपने पिता से ऑफिस की बातें करती थी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन विक्रम तक पहुंच रही थी। मीरा को अब समझ आया कि क्यों विक्रम हमेशा उसके फैमिली के बारे में क्वेश्चंस पूछता था, क्यों वो उसके पिता के बिजनेस के बारे में जानना चाहता था, क्यों वो कभी कभी उसके फोन कॉल्स को ओवरहियर करने की कोशिश करता था। ये सब उसके सर्वेलेंस प्लान का हिस्सा था। उसकी हर कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हिडन एजेंडा था। मैं उसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो उसे प्यारा है, उसका बिजनेस, उसकी रेपुटेशन, उसकी बेटी का प्यार, सब कुछ। विक्रम की आवाज में वो इंटेंसिटी थी जो मीरा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये वर्ड्स मीरा के लिए सबसे पेनफुल थे। उसे एहसास हुआ कि वो कितने गहरे जाल में फंसी थी। उसका हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर डिसीजन, सब कुछ विक्रम के प्लान का हिस्सा था। उसने उसकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया था, उसके ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट किया था, उसकी इनोसेंस को वेपन की तरह यूज किया था। मीरा को लगा जैसे उसकी पूरी आइडेंटिटी फेक हो। क्या उसके पास कोई जेन्युइन रिलेशनशिप थी? क्या कोई भी पर्सन था जो उसे सच में केयर करता था, या सब कुछ एक इलैबोरेट डिसेप्शन था? उसकी सेल्फ वर्थ कंप्लीटली शैटर हो गई थी। लेकिन मीरा, विक्रम की आवाज अचानक सॉफ्ट हो गई, और इसमें वो टेंडरनेस आ गई जो मीरा को अर्जुन में याद थी। उसे देखकर मुझे अपना पुराना सेल्फ याद आ जाता है, जब मैं सिर्फ अर्जुन था, रिवेंज से भरा नहीं था। मीरा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। क्या उसमें अभी भी कुछ फीलिंग्स थी उसके लिए? क्या वो सिर्फ एक टूल नहीं थी? क्या अर्जुन का कोई हिस्सा अभी भी जिंदा था? ये होप उसके हार्ट में एक स्मॉल फ्लेम की तरह जली, लेकिन वो जानती थी कि ये डेंजरस था।
कभी कभी लगता है कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन फिर मुझे रंजीत का वो चेहरा याद आ जाता है जब उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम का वॉइस फिर हार्ड हो गया। मीरा को समझ आ रहा था कि विक्रम के अंदर दो पर्सनैलिटीज लड़ रही थी, अर्जुन जो उससे प्यार करता था और विक्रम जो रिवेंज चाहता था। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन यह भी क्लियर था कि रिवेंज वाला साइड ज्यादा स्ट्रांग था। पेन और एंगर ने उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया था, लेकिन यह भी क्लियर था कि रिवेंज वाला साइड ज्यादा स्ट्रांग था। पेन और एंगर ने उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया था। वो जो भी डिसीजंस ले रहा था वो सब रिवेंज के लिए थे, प्यार के लिए नहीं। उसकी प्रायोरिटी क्लियर थी और मीरा उसमें सेकेंडरी थी। मैं जानता हूं कि ये गलत है। मीरा इनोसेंट है, लेकिन कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ग्रेटर गुड के लिए, विक्रम ने कहा। यह जस्टिफिकेशन मीरा के लिए सबसे हर्टफुल था। मीरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जिस आदमी को अपना हीरो मानती थी वो उसे सैक्रिफाइस करने को तैयार था। उसके लिए वो सिर्फ कोलैटरल डैमेज थी। ये मॉरल कॉम्प्रोमाइज उसके लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। रंजीत ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं उसकी बर्बाद करूंगा, और अगर इसके लिए मीरा को हर्ट करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। विक्रम का वॉइस अब कंप्लीटली कोल्ड था। मीरा का गुस्सा अब पीक पर था। उसे लगा जैसे वो सफोकेट हो रही हो। उसने वॉल के सहारे अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका इमोशनल स्टेट इतना डिस्टर्ब्ड था कि उसका फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी अफेक्ट हो रहा था। उसकी ब्रीदिंग इरेगुलर हो गई थी और उसे डिजी फील हो रहा था। उसका हाथ स्लिप हो गया और वॉल से स्कफ साउंड आई। ये साउंड इस क्वाइट एनवायरनमेंट में क्लियरली ऑडिबल थी। विक्रम तुरंत रुक गया। उसकी सारी कॉन्वर्सेशन अचानक स्टॉप हो गई। फोन कॉल बंद कर दिया। कौन है वहां? उसकी आवाज में अब अलर्टनेस थी और कुछ डेंजर भी। मीरा की सांस रुक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे विक्रम सुन लेगा। उसे लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। ये वो मोमेंट था जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। उसके पाम्स स्वेटी हो गए थे और उसके लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी। विक्रम धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ने लगा। उसके फुटस्टेप्स की साउंड मीरा के कानों में गूंज रही थी। हर स्टेप के साथ मीरा का पैनिक बढ़ता जा रहा था। मैं जानता हूं कि कोई है वहां, बाहर आओ। मीरा को लगा जैसे वो एक ट्रैप में फंस गई हो। उसके पास कोई एस्केप रूट नहीं था। वो हाइड नहीं कर सकती थी, रन नहीं कर सकती थी। उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बलिंग कर रहा था। उसकी ब्रीदिंग शैलो हो गई थी और उसे लगा जैसे पैनिक अटैक आने वाला हो। विक्रम अब डोर के बिल्कुल पास था। उसकी प्रेजेंस मीरा को फील हो रही थी। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ रहा हूं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की। उसकी पूरी जिंदगी इस मोमेंट में बदलने वाली थी। जो आदमी उसे मरा हुआ लगता था वो जिंदा था। जो आदमी उसे प्यार करता लगता था वो उसे इस्तेमाल कर रहा था, और अब वो पकड़ी गई थी। उसकी इनोसेंस का एरा अब खत्म होने वाला था। लास्ट वार्निंग। विक्रम की आवाज अब थ्रेटनिंग थी। इसमें वो कोल्डनेस थी जो मीरा ने फोन कॉन्वर्सेशन में सुनी थी। मीरा को पता था कि अब कोई एस्केप नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सामना करना। लेकिन वो तैयार नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि क्या कहेगी, क्या करेगी। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, सब कुछ बदल गया था। जैसे ही विक्रम ने दूर खोला, मीरा का चेहरा उसके सामने था। दोनों की आंखें मिली। इस मोमेंट में टाइम स्टॉप हो गया था। विक्रम के चेहरे पर शॉक था और मीरा के चेहरे पर बिट्रेयल का पेन। ये कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल था, लेकिन दोनों इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। मीरा, विक्रम की आवाज में अब कुछ और था। गिल्ट, फियर या फिर कैलकुलेशन। मीरा नहीं समझ पा रही थी। मीरा के होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी। सारे सीक्रेट्स अब खुले थे। उसकी पूरी वर्ल्ड का फाउंडेशन हिल गया था। उसकी आंखों में टीयर्स थे, लेकिन उसमें एंगर भी था। विक्रम का चेहरा अब कंप्लीटली सीरियस हो गया था। वो समझ गया था कि मीरा ने सब कुछ सुन लिया था। उसका पूरा प्लान अब डेंजर में था। इयर्स की प्लानिंग, केयरफुल एग्जीक्यूशन, सब कुछ रिस्क में था। उसकी आईज में कैलकुलेशन थी। वो डिसाइड कर रहा था कि अब क्या करना है। तुमने कितना सुना? विक्रम का वॉइस अब कंप्लीटली डिफरेंट था। वो अर्जुन नहीं था, वो विक्रम था। कोल्ड, कैलकुलेटिंग, डेंजरस। ये ट्रांसफॉर्मेशन मीरा के लिए सबसे स्कैरी था। मीरा अभी भी शॉक में थी। उसका अर्जुन, उसका प्यार, सब कुछ एक लाई था, या शायद ट्रुथ इससे भी कॉम्प्लिकेटेड था। शायद अर्जुन अभी भी कहीं इनसाइड था, लेकिन विक्रम ने उसे कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था। उसे नहीं पता था कि कौन सा इमोशन डोमिनेंट था, लव, एंगर या बिट्रेयल। दोनों के बीच साइलेंस थी,
लेकिन वो साइलेंस बहुत कुछ कह रही थी। मीरा को पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं होगी। उसकी इनोसेंस चली गई थी, उसका ट्रस्ट शैटर हो गया था, और विक्रम को पता था कि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट अब सेफ नहीं था। सर्वर फैंस अभी भी वर्क कर रहे थे, स्क्रीन्स अभी भी ब्लिंक कर रही थी, बीपिंग साउंड्स अभी भी आ रही थी, लेकिन इस रूम में अब सब कुछ बदल गया था। दो लोग खड़े थे, एक जिसने सब कुछ सुन लिया था और एक जिसका सब कुछ सुन लिया गया था। ये मोमेंट सिर्फ एक रेवलेशन नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था जो दोनों की जिंदगियों को फॉरएवर चेंज कर देने वाला था। एपिसोड 4 का ये अंत था, लेकिन असली स्टोरी अब शुरू होने वाली थी।